Assalamu alaikum students, welcome back to another video. This is me Sir Wahab and you're watching Physics Talks with Wahab. So as in my early video, in my last video, so मैंने आपसे ये अनाउंसमेंट की थी कि मैं जो है वो 10 डेज़ का कोर्स स्टार्ट करूँगा सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पर डे वन चैप्टर। तो चैप्टर 11 के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर मैंने आपको जो टारगेट पेपर दिया है उसमें जितने चैप्टर 11 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग है और न्यूमेरिकल हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे इंशाल्लाह। शॉर्ट की थ्योरीज़ को जो है वो मैं जस्ट ब्रीफली मतलब आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि नोट्स में सॉल्यूशन सब हुआ हुआ है वो आपके सामने रख के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा इंशाल्लाह। और जो है इसमें न्यूमेरिकल जो मैंने टारगेट पेपर में दिए हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सॉल्यूशन उनके। अच्छा, उसके अलावा भी मैंने अपने नोट्स में और एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप अगर ये कर लेते हैं तो उसके बाद टाइम निकाल के उन्हें भी करें, लेकिन नहीं तो कम से कम ये वाले लाजमी कर लें, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एमसीक्यूज़ को डिस्कस करता हुआ चलूँगा। एमसीक्यूज़ जब यहाँ कंप्लीट होंगे तो जो एमसीक्यूज़ सॉल्यूशन वाले होंगे तो उनका सॉल्यूशन भी मैंने करके रखा हुआ है वो आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ चलते हैं और बात करते हैं कि बात करते हैं हम यहाँ पे कि एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या बोलता है। देखिए, एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमें बोल रहा है एक कंटेनर है, उसके अंदर एक आइडियल गैस का सैंपल मौजूद है और उसका प्रेशर है 1.5 एटीएम का। गैस को कंप्रेस किया आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर दोनों केसेस में T1 T2 सेम रहेगा। और वॉल्यूम को कंप्रेस करके उसका 1/4 कर दिया, तो बताओ प्रेशर कितना रह जाएगा। यानी यहाँ पे रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो फार्मूला होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो अब देखो, पहला प्रेशर 1.5 है और वॉल्यूम V है और बाद में वॉल्यूम V का 1/4 हो गया, तो बताना है प्रेशर क्या होगा। तो देखो, ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ करा हुआ है। इस सॉल्यूशन से आप मैं समझ लीजिए, देखो P1 V1 बराबर है P2 V2 के। P1 1.5, V1 को मैंने V लिया है, P2 मालूम करना है, तो V2 को मैंने ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/4 लिया है। तो V से V कटेगा और P2 को अगर आप अलग करेंगे तो 4 जाके 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब आप प्रेशर को कम करते हो तो वॉल्यूम को कम करते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपने वॉल्यूम को 4 गुना कम किया तो प्रेशर 4 गुना बढ़ गया, तो 1.5 × 4 6 ATM हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसमें जो है वो सेकंड वाला बोल रहा है हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। हीट एनर्जी को इस यूनिट में नहीं मेजर कर सकते। तो बेटा, जूल, बीटीयू और कैलोरी, ये तीनों जो है वो हीट के ही यूनिट होते हैं, लेकिन केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है, ठीक है। तीसरे वाले में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो, किसी भी मखसूस अमाउंट ऑफ गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अगर आपने उसको जो हीट प्रोवाइड करनी है वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर आपने गैस के प्रेशर को फिक्स रखते हुए हीट बढ़ानी है तो फिर उसको बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए हीट देनी है तो उसको बोलेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये रहा वो रेशो। तो CP/CV का जो रेशो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करते हुए जो हमें हीट देनी होती है वो ज़्यादा देनी होती है, जबकि अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दो तो ऑलरेडी वर्क नहीं हो रहा होता, तो एनर्जी हमें थोड़ी ही देनी पड़ती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमेशा इनका रेशो 1 से बड़ा होगा और CP को ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं, देखो बेटा, कि द एरिया बाउंडेड बाय एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के जो 4 प्रोसेस होते हैं उसमें जितने भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो वहाँ ग्राफ बनते हैं। उन ग्राफ में होता क्या है, वो ग्राफ में आपके सामने यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखा देता हूँ वो ग्राफ किस तरह से होते हैं। तो वो ग्राफ आपको मिलेंगे थर्मोडायनेमिक का। जब लॉन्ग टॉपिक आप कर रहे हैं तो वहाँ पे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में आपको उसके ग्राफ मिलते हैं बेटा। तो वो ग्राफ यहाँ मौजूद है इधर, ये वो ग्राफ है। जैसे कि ये एक आइसोथर्मल का है। इस आइसोथर्मल में आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है ना। अब इस कर्व के नीचे, अंडर दिस कर्व, जितना भी एरिया होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि वर्क कितना परफॉर्म हुआ है। सिमिलरली यहाँ देखें, ये एक आइसो बार है। एक आइसोबैरिक प्रोसेस में ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अंडर जितना भी एरिया है ये आपको बताएगा कि वर्क कितना हुआ है। सो लिहाजा उस वाले एमसीक्यू में जो जिक्र हुआ है कि इन पीवी डायग्राम की जो एरिया अंडर द कर्व या जो स्ट्रेट लाइन होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अब आगे बात करते हैं अगले एमसीक्यूज पे। तो अगला एमसीक्यूज बोल रहा है
इफ़ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज़ डिक्रीज, देखो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना हो अगर आपने तो उसके दो तरीके हैं। इसमें एक होती है हॉट बॉडी, एक कोल्ड बॉडी। अगर आप हॉट बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दोगे जब भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को कम कर दोगे, ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दो तरीके होते हैं। तो उसने बोला कि अगर आप कोल्ड बॉडी को कम कर दो तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब कह रहे हैं इन दिस प्रोसेस ना हीट एंटर होगी ना लीव होगी। तो बेटा थर्मोडायनेमिक के चार प्रोसेस होते हैं, जिसमें एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम ना तो हीट ले सकता है ना हीट को रिजेक्ट कर सकता है, इसको एडियाबैटिक कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, किसी भी सिस्टम में मौजूद गैस मॉलिक्यूल की तमाम मॉलिक्यूल की जितनी भी एनर्जीज का टोटल करो तो उसको कहते हैं हीट, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है। बज़ाहिर तो इसके 3 यूनिट होते हैं, लेकिन जो SI है वो केल्विन होता है। और द मैक्सिमम वर्क डन इज़ पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक के जो 4 प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्क होता है वो आइसोथर्मल में होता है, और सबसे कम या ज़ीरो वर्क जो होता है वो आइसोकोरिक में होता है। ये आप जब इसके लॉन्ग सवाल को स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी बात। अच्छा, इसी तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो होता है, यानी वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो हो यानी वॉल्यूम फिक्स हो, तो ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सो ऐसे जिसमें वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो हो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बोलता है कि वर्क डन मैक्सिमम है, नहीं वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। मैक्सिमम की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये होता है कि वर्क डन जो है वो ज़ीरो है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक डोमेस्टिक प्रेशर कुकर जो हमारे घरों में होता है वो किस के ऊपर बेस करता है, कौन से प्रोसेस के ऊपर, तो इसमें आइसोकोरिक है जवाब। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। तो हमारे प्रेशर कुकर्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, तो प्रेशर तो बढ़ता रहता है, बट फिर उसको हम प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम हमारा होता है वो एक हद तक हम मतलब वॉल्यूम को इस लिहाज से फिक्स रखते हैं कि उसका जो लिड जो ढक्कन होता है तो वो फिक्स होता है ना। तो लिहाजा आइसोकोरिक प्रोसेस के बेस पे प्रेशर कुकर हमारा वर्क करता है, जिसमें प्रेशर बढ़ता रहता है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 12 द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी CP और एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी CV। बेटा CP और CV का डिफरेंस बराबर होता है किसके, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको R बोलते हैं। ये आपके लॉन्ग में मैंने सवाल दिया है, वहाँ आपने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, यानी CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। R का मतलब है गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है ये आपको यहाँ दिखा देते हैं कि देखें, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल Q बाय M डेल T। तो Q का मतलब है एनर्जी जूल और मास किलोग्राम और टेम्परेचर केल्विन, तो यूनिट बनता है जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। ये आपका यूनिट यहाँ पर आगे है। इस तरह अगले में बात करते हैं 14 में। कह रहे हैं अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। फिर कह रहे हैं कि अगर आपने एक गैस के प्रेशर को डबल कर दिया, गैस के प्रेशर को डबल कर दिया और टेम्परेचर फिक्स है, तो बताओ वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि ये आप बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हो, प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है ना, तो हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सिंपल से लॉजिक है, सो वॉल्यूम रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। अच्छा, 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो बेटा मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, और 100 की पावर 3 का मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है। इस तरह से आपके पास अगला MCQ आ रहा है, बोल रहा है कि बताओ जो एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज टर्म्ड एज। देखो, किसी भी गैस की जो तमाम मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी है उसको हीट कहते हैं, बट अगर एवरेज एनर्जी की बात की जाए, इंटरनल हो तो एवरेज एनर्जी की बात की जाए तो उसको टेम्परेचर कहते हैं।
अच्छा, द प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला फॉर अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक चेंज। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमने देखा है कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर वहाँ वर्ड एडियाबैटिक आ जाए ना, एडियाबैटिक का वर्ड आ जाए तो वहाँ पी और वी की पावर पे गामा लगाएंगे। गामा बेसिकली रेशो होता है सी पी और सी वी का, यानी वहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट की बात हो रही होती है, ठीक है। 25वें में कह रहे हैं बताओ फ़ारेनहाइट स्केल पे 50 डिग्री कितने के बराबर होगा। तो बेटा ये मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है, ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। ये फार्मूला है टी एफ का, यानी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मालूम करने का, 9C/5 + 32। जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा वो यहाँ पुट करना है, और पुट करके जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। अच्छा जी, सो लिहाजा इसमें हो गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से बात करते हैं कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है पॉलीएटॉमिक गैस की एज कम्पेयर टू मोनो एटॉमिक गैस, वो क्या होगी, ग्रेटर। भाई देखो, पॉलीएटॉमिक का मतलब है हैवी गैस और मोनो एटॉमिक का मतलब है लाइटर गैस। तो जाहिर सी बात है कि हैवी गैस के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए वो ग्रेटर ही होगा। पॉली का मतलब है हैवी है और मोनो का मतलब होगा लाइटर, ठीक है। 27 में कह रहा है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके मुताबिक 100% कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल वन कंडीशंस आर आइडियल। तो देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट है, एक हीट इंजन के लिए एक रेफ्रिजरेटर के लिए। दोनों यही बातें बोलते हैं कि आप कोई भी आइडियल 100% इंजन या रेफ्रिजरेटर नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। तो अगर आप कंस्ट्रक्ट कर सकोगे तो कंडीशंस शुड बी आइडियल, आइडियली कर सकते हो, इन रियल नहीं कर सकते, ठीक है। 28वां कह रहा है बॉयल्स लॉ कब होल्ड करेगा। बॉयल्स लॉ होल्ड गुड फॉर एन आइडियल गैस, कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, वॉल्यूम और प्रेशर पे रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगले में कह रहे हैं दो स्टीम इंजन है ए एंड बी, उनकी एफिशिएंसी 60 और 40 है। तो बताओ, अच्छा, उनके जो सोर्सेज हैं, हॉट बॉडी हैं 60 और 40 हैं, और सिंक यानी कोल्ड बॉडी 30 और 20 है। देखो, किसी भी कार्नोट इंजन या हीट इंजन के जो वर्किंग प्रोसेस है वो डिपेंड करता है उसके हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो आपने करना क्या है, आपने दोनों इंजन के हॉट एंड कोल्ड का डिफरेंस निकालना है। जैसे 60 - 30 और 40 - 20। तो ये देखें यहाँ पे, तो देखें जो इंजन ए है उसके लिए T1 60 है, T2 30 है, तो डेल टी कितना आ रहा है 30। और इंजन बी के लिए T1 40 है, T2 20 है, तो डेल टी कितना आ रहा है 20। तो इंजन ए का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, बी का कम है, तो ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी। 30 में कह रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है कि आपने सिस्टम में वर्क किया, एक्सपेंशन क्रिएट किया। जब एक्सपेंशन करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी गिर जाती है ना, और आपको ना बाहर से एनर्जी आप ले ही नहीं सकते, तो लिहाजा जो एनर्जी होगी वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी सिस्टम की अपनी एनर्जी, क्योंकि आपने उस एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क किया होता है। अच्छा, इसी तरह से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो जो ग्राफ मिलेगा वॉल्यूम और 1/प्रेशर का, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। बेटा इसको थोड़ा समझो, इस बात को देखो, अगर आप ग्राफ बनाते हो वॉल्यूम और प्रेशर का तो वो इन्वर्स बनेगा, लेकिन अगर आप ग्राफ बनाते हो वॉल्यूम और 1/प्रेशर का या प्रेशर और 1/वॉल्यूम का, तो वो डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें आप 1/P को कंसिडर कर रहे हो, जबकि जो कर्व ग्राफ होता है उसमें आप इन्वर्स को कंसीडर नहीं कर रहे होते, आप v और p का रिलेशन देख रहे होते। तो v और p का रिलेशन तो इन्वर्स ही होता है, लेकिन v और 1/p का रिलेशन डायरेक्ट होता है, इस लिहाज से यहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है। इसी तरह से जो अगला है कौन सा वाला, आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, जिसमें आपको बता दिया था कि आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं अगले एमसीक्यू के ऊपर। अगला है 33, कह रहा है देखो, डैश ट्रांसफर एनर्जी टू एंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग एंड द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वर्क, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। देखो, एक होता है क्लोज सिस्टम नहीं सॉरी, पहले होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा होता है जो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी का भी लेन देन कर सकता है और मैटर का भी लेन देन कर सकता है। लेकिन क्लोज सिस्टम वो होता है जो मैटर का लेन देन नहीं कर सकता लेकिन एनर्जी का लेन देन कर सकता है। तो एक सिस्टम जो एनर्जी का लेन देन कर सके हीटिंग और कूलिंग से, तो ऐसा प्रोसेस
क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी की लेन देन कर रहा है, तो दोनों ठीक है, ए एंड बी। फिर 34 में कह रहा है कि जब सोर्स एंड सिंक का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को क्या फ़र्क पड़ता है, तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अगर सेम होता है तो देयर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस और एफिशिएंसी जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है बेटा। तो ये बात शायद मैंने यहाँ पे शो कराई है, हाँ नहीं नहीं यहाँ मैंने ये बातें शो कराई, लेकिन यहाँ पे होगी 35, ठीक है, ये रहा 34 पे। देखो अगर T1 और T2 सेम हो जाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 - 1 0 होगा और एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। सही बेटा। इसके बाद कह रहा है द टेम्परेचर एट विच द गैसेस इफ दे रिमेन इन गैसेस स्टेट एग्जिट 0 प्रेशर 0 वॉल्यूम। ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसमें गैसेस का वॉल्यूम भी 0 हो जाए प्रेशर भी 0 हो जाए, तो ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर, जिसके ऊपर टेम्परेचर ख़त्म हो जाए और उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है ना वो तीनों स्केल में अलग अलग होता है। तो बेटा एब्सोल्यूट ज़ीरो सेल्सियस में -273 होता है और केल्विन में 0 होता है और फ़ारेनहाइट में -460 होता है। ये आगे भी बात अभी आएगी। तो ये 0 केल्विन लिखा हुआ है, 0 का मतलब है एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर, जिसको अल्टीमेट लो टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद फिर कह रहे हैं एक कंटेनर में आपने गैस को रखा, उसका टेम्परेचर 27 है और प्रेशर P है, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो अगर टेम्परेचर को भी बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इसको प्रेशर लॉ कहते हैं। तो बेटा देखो इसका रिलेशन है P1/T1 = P2/T2। ये रहा रिलेशन, आपके सामने मौजूद होगा, यहाँ नहीं होगा, इधर होगा। ठीक है, P1/T1 P2/T2, P1 को P लिया, T1 को 27 लिया, P2 को P2 ही बोला क्योंकि वो मालूम करना है, और T2 को 127 लिया। तो 127 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजोगे तो आपका आंसर बनेगा 127/27P। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं कौन सा है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। थर्मल एक्सपेंशन की कोफिशिएंट के यूनिट क्या होते हैं, चाहे वो अल्फ़ा हो बीटा हो, वो होते हैं केल्विन इनवर्स। और उसको आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से ये आता है, ये रहा अल्फ़ा, फार्मूला डेल एल बाई एल डेल टी। डेल एल और एल दोनों का यूनिट मीटर होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा तो मीटर मीटर कट जाएगा, 1/k बचेगा। के 1/k का मतलब है के का इनवर्स। ठीक है। फिर कह रहे हैं बताओ कौन सी क्वांटिटी है डज नॉट चेंज विद थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा अगर आप हीट दोगे तो हीट के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है और डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है, बट जो मास है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अब कह रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कोइंसाइड विद ईच अदर। अच्छा 40वें को एक सेकंड के लिए छोड़ के 41वां देख लो, वो मैं बता चुका था। 41वें में क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो इनमें से कौन होगा। तो बेटा फ़ारेनहाइट में मैंने बोला था -460 जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जाता है, तो वो बात यहाँ मैंने इसलिए बता दी। अब आओ 40वें पे। 40वें में बोल रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन सी वैल्यू पे कोइंसाइड करेंगे। देखो दो अलग अलग स्केल है, इसका मतलब है अलग अलग वैल्यू बताएंगे, लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू है जिस पर आके दोनों इत्तेफाक करते हैं और वो वैल्यू होती है -40। या आपका न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। देखो हमने मान लेना है कि टी सी और टी एफ दोनों हैं -40, ये यानी ये जवाब है इसका। तो अभी तो -40 हमें नहीं पता ना, तो मैं इसको लेट कर लूँगा x। टी एफ का फॉर्मूला है 9c/5 + 32 और टी सी का फॉर्मूला है, टी सी का मतलब है आप सेल्सियस में आना चाह रहे हो तो सिंपली ये करना है कि ऊपर से जो 32 है वो उधर जाके फ़ारेनहाइट में से माइनस हो जाएगा और 5 जाके मल्टीप्लाई और 9 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले बन जाएंगे। इन फार्मूले में जहाँ जहाँ सी और एफ आ रहा है वहाँ वहाँ आपने एक्स लेट कर लेना है, दोनों को इक्वल लेट करना है, दोनों को बराबर करके फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। इस तरह से जहाँ जहाँ एफ और सी आ रहा है वहाँ वहाँ एक्स पुट करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके सामने इक्वेशन मैंने सॉल्व की भी है। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स को सेपरेट करना है, देन डिवाइड करवा के आपके पास आंसर -40 आ जाएगा और ये आपके न्यूमेरिकल भी बन सकता है और एमसीक्यूज भी आएगा। ठीक है। अच्छा बेटा अब क्या है, अब जो है वो बोल रहा है
the quantity of heat required to per degree rise of the temperature, the quantity of heat required per degree rise the temperature of substance, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं, लेकिन अगर उसमें मास का जिक्र करते तो उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी हीट रिक्वायर्ड हो किसी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए और उसका मास मौजूद हो वहाँ पे, यानी यूनिट मास का जिक्र कर रहा हो तो उसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, और मास का जिक्र ना कर रहा हो तो उसको जस्ट हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ मैंने मेंशन भी करा हुआ है 44 में 42 में कि देखो डेल क्यू बाय डेल टी का मतलब है हीट कैपेसिटी, और 43 में डेल क्यू बाय एम डेल टी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही है, अच्छा जी। इसके बाद आपके पास 44 आएगा, और 44 आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा 44 कि देखो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ पानी थ्रू 1 केल्विन इन जूल इज, पानी 1 किलोग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो मखसूस स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है 4200 जूल। The quantity of heat required to rise the temperature of 1 mole of an ideal gas at constant pressure through 1 case, कांस्टेंट प्रेशर पे जो गैस की हीट को, गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है बेटा उसको Cp कहते हैं, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको Cv कहते हैं। The quantity of heat required to rise the temperature of 1 mole of an ideal gas at constant volume through 1 case Cv, जिसमें ऊपर Cp था at constant pressure तो नीचे Cv आएगा। अब PV की पावर अगर गामा हो या PV भी लिखा हुआ हो तो वो कांस्टेंट के बराबर होता है। द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ हमेशा कर्व होता है। बॉयल्स लॉ में क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है कर्व आता है, चार्ल्स लॉ में डायरेक्ट रिलेशन है तो वहाँ स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, वर्क आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसा होता है? आइसोबैरिक का मतलब है वहाँ वर्क होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वहाँ वर्क का फॉर्मूला बनता है P del V। अच्छा, इन विच प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आइसो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के 4 प्रोसेस में कौन से प्रोसेस में जो है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आता, यानी जितना हीट दो सारा का सारा वर्क हो जाता है, यानी मैक्सिमम वर्क होता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आइसो थर्मल प्रोसेस में होता है। अच्छा, अब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मिनिमम कब होगी, कम से कम यानी ज़ीरो कब होगी, जब आपका सोर्स यानी हॉट बॉडी सिंक यानी कोल्ड बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर होंगे। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम टेम्परेचर। 53 कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि वो एवरेज इंटरनल एनर्जी की बात हो रही होती है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है? 4.2 जूल के बराबर होता है। कैलोरी और जूल दोनों एनर्जी के यूनिट होते हैं, बट एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है कि देखो ऐसी मशीन जो कि वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केल्विन स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात हो रही है, तो केल्विन किसके बारे में बात करता है? हीट इंजन के बारे में बात करता है। और ऐसी मशीन जो कि क्लॉसियस की स्टेटमेंट पे वर्क करती है उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं, क्योंकि केल्विन बात करता है हीट इंजन के बारे में और क्लॉसियस बात करता है रेफ्रिजरेटर के बारे में। अच्छा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो किसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन नहीं आएगा। देखो आयरन, स्टिक, रॉड और स्टील बार ये लेंथ वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं, बट वाटर हमेशा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम का मतलब है अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, तो अगर आप बीटा और अल्फा का रेशो लोगे तो ये बनेगा 3:1, लेकिन अगर आप अल्फा और बीटा का रेशो लोगे तो ये बनेगा 1:3। तो उसने पहले लीनियर बोला है, बाद में वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल बोला है, तो लिहाजा पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, लेकिन अगर वो पहले वॉल्यूमेट्रिक बोले बाद में लीनियर बोले तो 3:1 आएगा। सही, नाउ समझ लेना इस बात को, जो मैंने बोला कि लीनियर पहले वॉल्यूमेट्रिक क्यूबिकल बाद में, तो लिहाजा 1:3। अब कह रहा है 59 पे, अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है, गैस को हीट किया तो बताओ क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज, क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? वॉल्यूम फिक्स है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा, कोलिजन भी बढ़ेगा। तो सिर्फ ये होगा क्योंकि इनका वॉल्यूम फिक्स है तो ये दूर नहीं जा सकते, जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो
वक्ती तौर पे ये मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन जब वॉल्यूम ही फिक्स नहीं हो रहा है, फिक्स है, दैट सी बात है, तो इनके दरमियान गैप नहीं बनेगा, तो डिस्टेंस जो होगा मॉलिक्यूल के दरमियान वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, 60वां कह रहा है 60, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इंक्रीज। आप गैस के मास को फिक्स कर दो तो उसके प्रेशर को, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, प्रेशर बढ़ेगा इफ इट इज़ हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ड्यू टू वॉल्यूम फिक्स है, मास फिक्स है, प्रेशर को बढ़ाना है, तो प्रेशर सिर्फ इस वजह से बढ़ सकता है कि इंक्रीज इन एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो जब आपने क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो अगर आपको प्रेशर को बढ़ाना है तो आपको हीट देनी है, एनर्जी देनी है, स्पीड बढ़ानी है मॉलिक्यूल की, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं टेम्परेचर का जिक्र नहीं हो रहा। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ गैस इज द टेम्परेचर जिसके ऊपर उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, मॉलिक्यूल बिल्कुल डेड हो जाते हैं और उसका वॉल्यूम भी ख़त्म हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता ही नहीं है, मतलब पोटेंशियल की बात यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जाती ज़्यादा, बट ये कि काइनेटिक और वॉल्यूम की बात की जाती है, तो लिहाजा ए एंड बी आर करेक्ट। 62 की बात करते हैं। देखो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वी और टी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन है और गैस का प्रेशर पी है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डबल कर दिया जाए तो बताओ वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इधर देखते हैं इसको। ये था कौन सा वाला, मेरे ख्याल में इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, कौन सा नंबर था, 62 पे था, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बताया था, इसको सॉल्व नहीं किया। देखो अगर आपने वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर सब के बता दिया, आपने बोला कि अगर आपने मॉलिक्यूल की तादाद को डबल कर दिया और वॉल्यूम को नहीं छेड़ा, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया और आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा भाई, जब ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, ज़्यादा फड्डा फसाद करेंगे, फड्डा फसाद ज़्यादा करेंगे, तो आपस में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल डबल होंगे तो प्रेशर भी डबल, मॉलिक्यूल ट्रिपल, प्रेशर ट्रिपल, मॉलिक्यूल 4 गुना, प्रेशर 4 गुना, डेट सिंपल। ओके। 63 में कह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए, गैस का वॉल्यूम तो V है और टेम्परेचर T है, तो अगर आप एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 4V। भाई आपने प्रेशर को फिक्स रखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करना है, ये चार्ल्स लॉ होगा। तो अगर वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था, तो बताओ अगर आप वॉल्यूम को 4 गुना करते हो तो टेम्परेचर कितना होगा। तो बेटा अगर वॉल्यूम 4 गुना बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी 4 गुना ही बढ़ेगा। लीनियर रिलेशन होता है, यहाँ मैंने सॉल्व करके भी दिखाया। V1/T1, V2/T2, ये आपके पास सिलसिला आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो T2 कितना आएगा 4T, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है कि देखो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का अगर -20 से +20 जा रहा है तो बताओ उसमें चेंज कितना आ रहा है केल्विन स्केल पे। तो पहले तो आपने -20 से +20 का डिफरेंस निकालना है। -20 से +20 का डिफरेंस क्या होगा, ये देखो, -20 से +20, इनिशियल -20, फाइनल +20, तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 40। तो अब डिफरेंस चाहे वो केल्विन में लो, सेल्सियस में लो, वो सेम रहता, तो लिहाजा सेल्सियस में बोलेगा तो भी 40 है, केल्विन में बोलेगा तो भी 40 रहेगा। इसके बाद अगले पे आते हैं 65 पे। तो 65 कह रहा है, 65 भी बोल रहा है कि इफ़ हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी को निकाल दिया जाए तो बेटा उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। अच्छा, वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो वर्क होता है वो गैस के इंटरनल एनर्जी के खर्चे पे होता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें से हम हीट बाहर से नहीं लेते, जो हीट यूज़ होगी वो अंदर की ही हीट यूज़ होगी, तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब 67, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है उसका इस्तेमाल होता है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो उसको बोला गया आइसोकोरिक। क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, तो जितना आप हीट दोगे उससे सिर्फ एनर्जी ही बढ़ सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मतलब ही होता है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस हमेशा ग्रेटर होगा एट कांस्टेंट प्रेशर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाली सूरत में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे वर्क हो रहा होता है, जबकि CV वाले में वर्क ही नहीं हो रहा होता तो एनर्जी कम देनी पड़ती है। 70 में कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है। बार बार बता चुका हूँ कि हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। किसी भी आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, जो आइसोबैरिक चेंज है वो किससे दिया जाता है, चार्ल्स लॉ से। यानी आइसोबैरिक में, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर फिक्स है और टेम्परेचर और वॉल्यूम का
आइसोबैरिक में प्रेशर को फिक्स रखा हुआ है, तो उसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशन को देख रहे हैं, और तो लिहाजा वो चार्ल्स लॉ पे जाता है। ठीक है, सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन हमेशा 100 से कम होती है क्योंकि वो एक आइडियल इंजन है। ठीक है, नहीं सॉरी, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ऑलवेज, कार्नोट इंजन जो भी हमने ड्रॉ किया है पेपर पे या बनाया है, उसकी एफिशिएंसी जो है ना वो 100% से लेस होगी। उसकी वजह यह है कि हमेशा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो दिया जाता है, और जितना भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी एफिशिएंसी होती है। तो 100% एफिशिएंसी होने का मतलब है कि इनके दरमियान भी बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, तो लिहाजा वो 100 से कम ही पाई जाएगी। ठीक है, अगर Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू कार्नोट इंजन, उसको Q1 कहेंगे। Q1 वो एनर्जी हमने उसको दी है, और Q2 वो जो उसने रिजेक्ट की है। सो द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका फार्मूला भी डिस्कस किया था मैंने आपसे कि एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस Q1/Q2, शायद यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये रहा 1 माइनस Q2/Q1। तो बेटा यहाँ पे जो Q1 माइनस Q2 है इसका मतलब होता है वर्क, तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, Q1 माइनस Q2 के ऊपर, जिसको वर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके 73 MCQs हुए, बल्कि चंद आगे और भी आ रहे हैं, देख लेते हैं। 74 में कह रहा है कि देखो दो कार्नोट इंजन हैं, वुड हैव द सेम एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि सिर्फ ऐसा कब होगा कि जब दोनों कार्नोट इंजन के जो हीट रिजर्वियर, हीट सोर्स एंड सिंक हैं, उनके डिफरेंसेस बिल्कुल सेम होंगे, जब भी उनकी एफिशिएंसीज भी सेम होंगी। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हो, सेम हो, याद रखना। अगर डिफरेंसेस अलग अलग होंगे, जैसे ऊपर एक एमसीक्यू आया था ए और बी वाला, तो हमने कहा था ए इज मोर एफिशिएंट क्योंकि वहाँ उसका डिफरेंस ज़्यादा था। 73 में कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हीट इंजन की वो कब मिलेगी। देखो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोल्ड को कम कर दो, हॉट को बढ़ा दो, लेकिन अगर आप कोल्ड को भी कम कर दो, हॉट को भी बढ़ा दो, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट मिलेगा। तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, जो कि 100 टच कर सकता है, 100 पे पहुंचेगा नहीं। ठीक है, ओके, मैं 100 के करीब करीब जा सकता है, 90 प्लस हो सकता है ना। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर एमसीक्यू आता है। अब इसमें मेरी बात पे गौर करना, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर वो बोले ना पर मोल, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 3/2 RT। अब यहाँ देखो अभी मैंने आपको शॉर्ट में सवाल कराऊंगा, या आपने कर लिया होगा वो सवाल। देखो वो सवाल ये आएगा कि आपने प्रूफ करना होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 RT के। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT जब होगा जब पर मोल बात हो रही होगी, और 3/2 KT जब होगा जब सिर्फ वो बोलेगा दैट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, तो 3/2 KT होगा। लेकिन अगर वो पर मोल का जिक्र करेगा तो ऐसी सूरत में 3/2 KT को मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर करना होगा, और K बराबर होता है R ओवर Na के, Na से Na कटेगा तो बचेगा 3/2 RT। सो लिहाजा अगर पर मोल बोलेंगे तो 3/2 RT होगा। अक्सर जगहों पे कुछ गड़बड़ हुई होती है, कहीं 3/2 KT बोलते हैं, तो अगर पर मोल बोलेगा तो 3/2 RT होगा, पर मोल नहीं बोलेगा तो 3/2 KT होगा। अच्छा, जब आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हो या आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हो तो एंट्रोपी पे क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। अगर आप एनर्जी ऐड कर रहे हो तो एंट्रोपी को हम बोलेंगे कि एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, और एनर्जी को अगर आप एस्केप कर रहे हो कंप्रेशन में, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन कंप्रेस करते हैं तो एनर्जी को फिर हमें बाहर फेंकना पड़ता है। तो ऐसे में जो एंट्रोपी उसको बोलेंगे वो डिक्रीज़ हो रही है, वो नेगेटिव में जा रही है। और अगर आप एनर्जी को ऐड कर रहे हो तो ऐसे बोलेंगे एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज। लेकिन ये बात सिर्फ एक सिस्टम के लिए है, बट ओवरऑल अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है उसको बोला जाता है कि या तो वो फिक्स रहती है या इट ऑलवेज इंक्रीजेस, वो कभी रिवर्स में नहीं आती, क्योंकि नेचुरल कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, बट ये जो सिस्टम हम बात कर रहे हैं ये रिवर्सिबल बन सकता है। तो एनर्जी को एस्केप कराओगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो कंप्रेशन में डिक्रीज होगी और एक्सपेंशन में इंक्रीज होगी। बेटा चैप्टर 11 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और न्यूमेरिकल शॉर्ट सवालात भी। अब जो न्यूमेरिकल मैंने इसमें दिए हैं वो भी आपने करने हैं, इसके बाद आपके बाद न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, वो करना है आपने। उसके बाद शॉर्ट सवाल की एक्सप्लेनेशन एंड देन लॉन्ग की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो बेटा मैंने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जो बात आपको नहीं समझ आया ना अभी आगे वाले टॉपिक्स में वो आप मुझसे अलग से पूछ लेना, और जो चीज़ मैं आपको आपके ऊपर छोड़ूँ स्किप करूँ कि आपने करनी है, सॉल्व करनी, होमवर्क दो तो आप वो लोग कर लेना, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे।
वो न्यूमेरिकल्स जो मैंने टारगेट पेपर में दिए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ, वो पहले आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद जो मेरे और नोट्स में और भी न्यूमेरिकल हैं, आप वो भी करें तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, आपका ही फ़ायदा होगा उसमें अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ ये न्यूमेरिकल तो आप लाजमी करें, ठीक है। अब इसमें पहला न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक से। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें और उसके डायमेंशन में चेंज आ जाए। अगर सिर्फ लेंथ वाइज चेंज आएगा तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, और क्यूबिकल यानी वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चेंज आएगा तो क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। ये एक्सपेंशन डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर, और उस प्रॉपर्टी की पहचान उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। यहाँ जो अल्फा आपको दिया जाता है इसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, लेकिन जहाँ वॉल्यूम की बात होती है वहाँ हम अल्फा नहीं बीटा इस्तेमाल करते हैं। बेटा बीटा का रिलेशन होता है 3 अल्फ़ा। ये मैं आपको यहाँ आगे मैंने थ्योरी जो दी हुई है वहाँ से आपको बता देता हूँ कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। कि देखिए बेटा, ये जो अल्फ़ा होता है ना, अल्फ़ा, इनका रिलेशन मैं बता देता हूँ कि बीटा बराबर होता है 3 अल्फ़ा के। यानी अगर आपको अल्फ़ा गिवन होगा और आपको बीटा चाहिए होगा तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने उस न्यूमेरिकल पे। तो उस न्यूमेरिकल में बात कर रहे थे, पहले हम ज़रा सवाल को पढ़ते हैं फिर उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आपने एक वॉल्यूम का चेंज फाइंड करना है एल्यूमिनियम स्फेयर के लिए। एक स्फेयर है एल्यूमिनियम का, आपने कहना है कि उसके टेम्परेचर को आपने बढ़ाया 0 से 100 किया, तो बताएं उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो बेटा देखो, समझ लो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, आपको मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम, और गिवन क्या है, सिर्फ उस स्फेयर के ओरिजिनल वॉल्यूम का रेडियस पता है और टेम्परेचर का चेंज पता है और अल्फा की वैल्यू पता है। आओ मैं इसको डेटा में लिखता हूँ, और डेटा में लिखने के बाद हम देखते हैं हमें क्या पता है क्या नहीं पता। देखो बेटा, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है डेल वी इक्वल टू वी बीटा डेल टी। अब इसमें डेल वी तो तुम्हें मालूम करना है, बीटा क्या चीज़ होती है, मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जो कि तुम खुद निकालोगे क्योंकि उसने तुम्हें सवाल में अल्फा गिवन दिया है। अच्छा, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था तुम्हें नहीं पता, तो उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो बेटा रेडियस 4 मीटर था, टेम्परेचर पहला वाला 0, दूसरा वाला 100, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा 100। अच्छा, जब भी आपने टेम्परेचर को डिफरेंस में इस्तेमाल करना होता है तो आपको वहाँ इसके यूनिट को केल्विन में कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती, क्योंकि डिफरेंस में वैल्यू सेम रहती है। हाँ, आपने क्योंकि डिफरेंस सेल्सियस में लिया है तो आप भले उसको सेल्सियस लिखें या आप चाहें तो उसको केल्विन में लिख सकते हैं, वैल्यू सेम रहती है। अब आपने क्या करना है, जब आपने पहले तो आपको पता ही आपका फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 1, इसमें से पहले आप बीटा निकालोगे। बीटा कैसा आएगा, 3 अल्फा करके आएगा, ये निकाल दिया बीटा। फिर आपने वॉल्यूम मालूम करना है, जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट था, आर आपको गिवन था, रेडियस फॉर्मूले में रखा, आंसर आया वॉल्यूम का। फिर मैंने इक्वेशन 1 को दोबारा उठाया, वहाँ मैंने वी की वैल्यू रखी, बीटा रखा, डेल टी रखा, आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे चेंज इन वॉल्यूम मिल गया। तो चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम कहते हैं इसको। तो इस तरह से आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना मैसेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्मोडायनेमिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैंने टारगेट पेपर में थर्मोडायनेमिक का सिर्फ ये एक ही सवाल दिया है, लेकिन अपने नोट्स में मैंने सिर्फ 5-6 सवाल दिए हैं। तो ये तो लाजमी करना, और ये करने के बाद कोशिश करना कि वहाँ दिए हुए भी वो चंद 4-5 सवालात और कर लेना। वो आसानी सवाल आते, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का। तो बेटा दूसरे सवाल पे आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसमें बेटा इस सवाल में इसने आपसे बोला था कि जो सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया है वो 1147 जूल है, 1147, और उसने जो वर्क परफॉर्म किया है, जो डिलीवर किया है वर्क, 614 जूल का वर्क है। जबकि उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ज़ाया किया है। एक तो वो वैसे भी जो है वो मतलब आपको कहा था ना कि कोई इंजन 100% वर्क नहीं करता जब तक वो अपनी एनर्जी को सिंक को ना दे दे।
समझ रहे हो ना। अभी ये बात हमने कहाँ की थी, क्या ये केल्विन स्टेटमेंट में की थी, या केल्विन स्टेटमेंट में ये बात होती है सेकंड लॉ में कि कोई भी हीट इंजन हीट लेता है तो वो वर्क करवाने के साथ साथ हीट को ज़ाया भी करता है। तो वो 100% जूल से वर्क नहीं करता, अमाउंट ज़ाया भी होता है, एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है हीट, और वो कितनी रिलीज़ हुई है, 233 जूल रिलीज़ हुई है। सो लिहाजा हमने क्या बोलना है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से हमारे पास जो Q बराबर होता है डेल U प्लस डेल W के, उसमें भी कुछ लॉसेस होते हैं। 100% एनर्जी हमारे 100% हमें वर्क और एनर्जी का कन्वर्जन नहीं देती, बल्कि उसमें कुछ परसेंट लॉसेस होते हैं। तो वो लॉसेस की हम बात करें तो देखो बेसिकली जो हीट हमने ली है, और इनिशियल एंड फाइनल ओवरऑल अगर देखा जाए तो हीट एनर्जी कंजर्व्ड ही है। कहीं मतलब कहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि वो वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई, जितनी थी उतनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो जब वो ज़ाया हो गई है तो वो कहते हैं कि वो सिंक को चली गई है। तो वो जो सिंक को चली गई है बेटा, वही एनर्जी हम क्या करनी है, क्यू में से माइनस कर देनी है। तो देखो आपने Q यानी 1147 में से 233 माइनस करना है, ये लॉस हो गया है। तो बचा कितना है, 914 बचा है। तो देखो आपने दिया तो 1147 था ना, लेकिन फिर भी वो कितना बच गया, 914 बच गया। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या सीन है कि आपने इसमें से मालूम करना है कि देखो वर्क कितना हुआ, 614 जूल का। तो बताओ सिस्टम की एनर्जी में कितना इजाफा हुआ। तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, डेल क्यू जो हमने एनर्जी लिया, डेल यू सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, डेल डब्ल्यू का मतलब है वर्क। तो आपने डेल क्यू पे क्या रखा, 914, डेल डब्ल्यू पे 614, इनको आपस में माइनस कराया तो 300 जूल का इंटरनल एनर्जी का आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसके बकिया जो और न्यूमेरिकल हैं वो आप मेरे नोट्स से कर लेना, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4। ये तकरीबन अब एक ही जैसे फॉर्मूले से होंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको उसका, और उसके बाद जो ऑल्सो वाला सवाल है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपने खुद करना है और आपने इसका सॉल्यूशन मुझसे शेयर भी करना है, ठीक है बेटा। तो इसमें कह रहा है भाई मालूम करो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। अभी जो मैंने आपको प्रेशर इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर वाला सवाल कराया, वहीं से इसका फॉर्मूला बनता है। और ये वो फॉर्मूला है कि VRMS निकालने का फॉर्मूला है √3kT/m, या दूसरा फॉर्मूला है √3RT/M। आप को ज़्यादातर ना नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको आप समझ लें कि 3RT/M में R का मतलब है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, T आपका टेम्परेचर जो केल्विन में रखा जाएगा, और M का मतलब है मोलर मास जो किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए फिक्स ही होता है। तो बेटा ऊपर वाले फॉर्मूले से ही नीचे वाला फॉर्मूला बनता है, जिसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको आगे भी शेयर कर दूंगा जब MCQs में इसकी बात आएगी इंशाल्लाह। अब देखो क्या सीन है कि VRMS मालूम करना है, और गैस कौन सा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तमाम मॉलिक्यूल वो आपको जो देगा वो या तो हाइड्रोजन देगा या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनके आगे 2 लगता है। तो बेटा आपको पता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का वज़न 2 ग्राम होता है मोलर मास। तो अगर वो बता देगा तो भी ठीक है, नहीं तो आपको याद होना है 2 ग्राम इसका मोलर मास होता है। तो यहाँ से आपने इसे कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करके केजी के अंदर, और टेम्परेचर कितना होता है 800 केल्विन। सो लिहाजा कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर 800 केल्विन है। तो VRMS का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही वैल्यू पुट करनी है, एंड देन सॉल्व आउट करके आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर को वेरीफाई कर लें खुद से, ठीक है। अब इसी मेथड से आपने दूसरा वाला सवाल इसका करना है, उसमें उसने बोला है कि मैं आपको टेम्परेचर मालूम करने को दे रहा हूँ, जबकि स्पीड आपको बता दी है। तो स्पीड बता दी है, टेम्परेचर मालूम करना है, गैस हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूल उसका वही होगा 2 ग्राम का, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, अब बहुत से तरीक़ों में ऐसा भी होता है कि हम जो है वो इसका ऊपर वाला वो फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें इसका मास कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो भी सही है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप कर सकते हैं, इससे ये कि ज़रा जल्दी हो जाएगा। और ये जो मासेस होते हैं, ये क्योंकि हमें पता है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं, मोलर मासेस, वो फिक्स ही होते हैं। तो अब आपको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का वो 2 होगा। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम।
तो वही बात है, तो ये उसको हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो दूसरा है वो भी कर लेना, और तीसरे वाले सवाल जो चौथे नंबर पे दिया हुआ है मैंने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने खुद करना है। इसमें मॉलिक्यूल अलग है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, जिसके लिए मोलर मास बता दिया है 32 ग्राम का, ठीक है। तो 32 ग्राम का जब मोलर मास बता दिया है तो डायरेक्ट आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके यूज़ कर लेना है। अच्छा, ऊपर हाइड्रोजन वाले में उसने बताया नहीं था ना, तो उधर भी जाहिर सी बात है हमें या तो उसका मोलर मास या फिर उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो गिवन मास होता है ना, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो लिहाजा आप मोलर मास ही यूज़ करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह मैंने भी सॉल्व करवा दिया। तो लिहाजा आप चौथा वाला सवाल भी आप लोग कर लेना इसका, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं पांचवें सवाल की, जो कि अब पांचवा, छठा, सातवां हीट इंजन के ऊपर आ रहा है। पांचवा हीट इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। हीट इंजन में बात कर रहे हैं कि देखो, एक हीट इंजन है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है 200 जूल का, और उसका एफिशिएंसी है 20%। अब कोई भी हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, यानी एक साइकिल मुकम्मल किया तो उसने वर्क परफॉर्म किया, फिर दूसरा साइकिल क्या, पहले हीट एनर्जी लेगा, वर्क परफॉर्म करेगा और कुछ एनर्जी को रिजेक्ट कर देगा, एक साइकिल मुकम्मल हो गया। तो देखो, हर एक साइकिल में कुछ एनर्जी लेगा, कुछ रिजेक्ट करेगा, और जिनका डिफरेंस होगा उसी को वर्क बोलेंगे। तो देखो, अब क्या है कि एक हीट इंजन ने वर्क किया 200 जूल का, एफिशिएंसी 20% है। आपने ये बताना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया और कितना एक्सपेल्ड किया। एब्जॉर्ब होने वाली हीट को Q1 कहेंगे और एक्सपेल्ड होने वाली हीट को Q2 कहेंगे। तो आपके पास इस सवाल के लिए जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बनता है बेटा, वो ये बनता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये आता है आपके पास कि एफिशिएंसी यानी ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी आपके पास 20 था, वर्क आपके पास 20 जूल था। Q1 और Q2 आपको मालूम करना है। Q1 का मतलब है एब्जॉर्ब हीट और Q2 का मतलब है एक्सपेल्ड हीट। तो बेटा आपने इस फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करना है, किस तरह से कि देखो, आपने एलसीएम लेना है Q1, तो Q1 ऊपर चले आया, Q1 माइनस Q2 बाय Q1 हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 का मतलब होता है वर्क, तो यहाँ पे वर्क पुट कर देंगे, और आपको पता है वर्क आपको गिवन है, कितना गिवन है, 200 जूल गिवन है। तो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट किया और Q1 को अलग किया, 200 बाई 0.2 1000 जूल का Q1 आ जाएगा। और Q2 निकालने के लिए आपने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो W 200, Q1 1000, इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 800। इसका मतलब क्या कि इस इंजन ने 1000 जूल एनर्जी ली, 200 जूल का वर्क किया और 800 जूल का एनर्जी इसने रिजेक्ट कर दिया, सिंक को दे दिया, विच इज़ व्हाट द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों में। अच्छा, फर्स्ट लॉ बस ये बोलता है कि जो एनर्जी आप लोगे वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, यानी सिस्टम के इंटरनल में चले जाएगा या वर्क कर लेगा। फर्स्ट वाला लॉ असूलन आपको वो लॉसेस की बात नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ इतना बोलता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन सेकंड लॉ फिर आपको ये बताता है कि उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो कि हम कह रहे हैं कि इंटरनल में जाएगा, वर्क करवाएगा, उसी का कुछ पार्ट आपका इन्वायरमेंट में सिंक को भी चला जाता है, बट फिर भी ओवरऑल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व ही रहती है, ठीक है। तो दोनों लॉज एक जगह पे फुलफिल हो जाते हैं। अब इसके बाद आप आते हैं किस पे, कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल के ऊपर। तो बेटा कार्नोट इंजन का न्यूमेरिकल ये 2 है, 6 और 7। मैं एक करा रहा हूँ, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। किसी भी कार्नोट इंजन क्या है बेटा, कार्नोट इंजन एक आइडियल पेपर पे बनाया हुआ, ड्रॉ किया हुआ इंजन है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, हॉट बॉडी, वर्किंग सब्सटेंस, कोल्ड बॉडी। ये इंजन हॉट बॉडी यानी हीट रिजर्वियर से हीट लेगा, वर्क करके कोल्ड को रिजेक्ट कर देगा। अब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, वर्किंग सब्सटेंस उतना ज़्यादा वर्क करेगा और एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। अगर दोनों बॉडीज़ यानी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं हुआ, इनका टेम्परेचर सेम हुआ, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं हुआ, तो जो कार्नोट इंजन है वो वर्क नहीं करेगा, एफिशिएंसी 0 होगी। तो बेटा इसके लिए आपके पास जब भी वो जिक्र करेगा लो टेम्परेचर रिजर्वियर, तो लो टेम्परेचर रिजर्वियर का मतलब होगा जो सबसे कम वाला टेम्परेचर आपको गिवन होगा, जिसको हम सिंबल देंगे T2, और हाई टेम्परेचर को सिंबल देंगे T1, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर इस चैप्टर से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो वो कार्नोट इंजन का है, ठीक है बेटा।
अब देखो, अब इसने बोला कि जो लो टेम्परेचर रेजर्वियर है ना वो 7 है, इसका मतलब है ये कौन हुआ, ये T2 हुआ। और उसने बोला एफिशिएंसी 40% है, तो कह रहा है आपको इस इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, 50 पे लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, बाय हाउ मैनी डिग्री द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वियर बी इंक्रीज। कह रहा है बताओ आपको हॉट बॉडी के टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो सुनो बेटा, अगर आपको किसी कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना हो, क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप हॉट बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दो या कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को घटा दो, कम कर दो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हॉट और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इंजन उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो या तो आप कोल्ड को मज़ीद कोल्ड कर दो, हॉट को फिक्स रखो, या हॉट को मज़ीद हॉट करके कोल्ड को फिक्स कर दो। तो पहले वाले सवाल में इसने बोला है कि पहले वाले सवाल में इसने पूछा कि आपने जो है ना कितने डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने हैं हॉट बॉडी के। इसका मतलब है कि दोनों केसेस में 40 और 50% की एफिशिएंसी में जो कोल्ड बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा, हॉट बॉडी चेंज होगा। तो हॉट बॉडी कितना चेंज होगा ये हमने बताना है। और 7वें सवाल में भी यही काम है, लेकिन उसने वहाँ बोला है बाय हाउ मैनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर बी डिक्रीज्ड, अगर आप हॉट को फिक्स कर दें। तो दूसरे वाले में आपने दोनों केसेस में पहले 35% एफिशिएंसी है, फिर 45% एफिशिएंसी है, दोनों केसेस में वहाँ आपने T1 यानी हॉट बॉडी टेम्परेचर को सेम रखना है, जबकि T2 का चेंज स्टडी करना है। ठीक है, जबकि दूसरे वाले सवाल में उसने जो आपको टेम्परेचर गिवन दिया हुआ है ना बेटा, हाई टेम्परेचर रिजर्वियर दिया है जो कितना है 200 डिग्री सेल्सियस। तो वो 200 डिग्री सेल्सियस आपके दोनों केसेस में सेम रहेगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो उसने टेम्परेचर गिवन दिया है वो लो टेम्परेचर है 7, वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। यूँ मान लो इन सवालों में वो जो टेम्परेचर आपको देगा वो दोनों केसेस में सेम रहेगा, और जिस टेम्परेचर की चेंज को आपने स्टडी करना है वो आपने खुद से मालूम करना है दोनों केसेस के लिए, यानी कि 40% एफिशिएंसी के लिए भी और 50% एफिशिएंसी के लिए भी। तो देखो, मैं पहले वाले सवाल 6 को यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे समझो। देखो, फॉर्मूला है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का 1 - T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, अगर हीट के टर्म में बात हो रही होगी तो फॉर्मूला होगा Q2 अपॉन Q1, लेकिन अगर टेम्परेचर के टर्म में बात हो रही होगी तो फॉर्मूला होगा T2 अपॉन T1। तो T1 का मतलब है हॉट बॉडी, हीट रिजर्वियर या सोर्स, और T2 का मतलब है कोल्ड बॉडी, कोल्ड रिजर्वियर या सिंक। तो बेटा आपको सवाल में गिवन था 7 डिग्री सेल्सियस कोल्ड बॉडी टेम्परेचर, जिसको मैंने T2 कहा, और यहाँ हर टेम्परेचर में आपने 273 प्लस करके केल्विन में लेकर आना है। तो T2 आपका हो जाएगा 280 केल्विन। अब पहली एफिशिएंसी 40, दूसरी 50। आपको मालूम क्या करना है, आपको डेल T1 मालूम करना है, यानी हॉट बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम करना है कि कितना टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा। अब बेटा पहले आपने 40% के लिए सॉल्व करना है। 40% के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी का ये वाला फॉर्मूला उठाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है एफिशिएंसी मैंने रखी 40 और वो जो 100 बराबर में था वो आके डिवाइड हो गया, तो फार्मूला बचा 1 - T2 अपॉन T1। T2 मैंने 280 रखा, फिर मैंने 40 बाय 100 करके बचाया 0.4, और बराबर में बचा 1 - 280 बाय T1। तो 1 इधर आ जाएगा, 0.4 से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 0.6 बचेगा। ठीक है, एक में से 0.4 माइनस हो जाएगा, और बराबर में बचेगा -280 बाय T1। दोनों माइनस माइनस कटेंगे, T1 को आप इस तरफ लेकर आओगे तो 0.6 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो T1 का आंसर आएगा 280 बाई 0.6, 466.66 केल्विन में आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने बिल्कुल जब 40% के लिए T1 निकाल लिए, तो अब आप 50% के लिए भी T1 निकालोगे और देखोगे कितना बढ़कर आ रहा है। तो बिल्कुल यही काम आपने 50% के लिए दोहराना है यहाँ पे, और 50 बाय 100 इक्वल टू 1 - 280 बाई T1। मैंने कहा था कि अगर आप हॉट बॉडी को इंक्रीज कर रहे हो तो दोनों केसेस में कोल्ड बॉडी सेम रहेगा, तो यहाँ भी 280 वहाँ भी 280। ठीक है, बिल्कुल उसी मेथड से आपने यहाँ सॉल्व करना है और T1 निकालना है, लेकिन मैंने यहाँ T1 के ऊपर प्राइम लगा दिया ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके कि वो 40% केस था, ये 50% केस है। यहाँ से आपने T1 निकाला जो कि 560 आ रहा है,
आपने देखा बढ़कर आ रहा है, तो बेटा कितना बढ़ गया, हाउ मेनी डिग्री बढ़ गया, तो आपने इनका डिफरेंस निकाला तो 93.34 आ जाएगा या 39 आ जाएगा। एंड डेट्स इट। बिल्कुल इसी तरीके से इसका अगला सवाल आपने खुद करना है और मुझे शो कराना है, ठीक है बेटा। अगला सवाल कह रहा है, देखें कि आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने उस प्रेशर इक्वेशन का जो भी हमने ड्राइव किया उसका इस्तेमाल करना है और उसको वैसे ही ओपन करते हुए चलना है। कि आपने क्या करना है, आपने डेंसिटी की जगह पे लिखना है NVM। NVM का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जहाँ NV है, NV का मतलब है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उसका मतलब ये होता है। तो NV की जगह आएगा N/V। कैपिटल का मतलब है टोटल मॉलिक्यूल्स। तो बेटा रॉ हो जाएगा आपका NM, क्योंकि NV की जगह जब आप N/V पुट करेंगे तो जाएगा NM/V। फिर आप इस रॉ को उठा के ऊपर प्रेशर इक्वेशन में रख देंगे तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा NmV²/V हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि और करके जो उधर डिवाइड में V था, है ना, ये वाला जो V था ये इधर P से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा P = 1/3 NmV²। यहाँ आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपने दोनों तरफ या जो राइट साइड है उसकी उस राइट साइड को आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है। तो मल्टीप्लाई में एक 2 लिया है मैंने ऊपर और एक डिवाइड में 2 लिया है। तो डिवाइड वाला 2 जो है वो मैंने 1 के नीचे शो कराया 1/2 करके, और मल्टीप्लाई वाले को मैंने 3 के ऊपर लिखा है 2/3 करके। और 2/3 एंड हाफ mv²। अब ब्रैकेट में हाफ mv² को अलग करने की वजह ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। फिर यहाँ से आपने जनरल गैस लॉ का इस्तेमाल करना है कि P = nRT, और यहाँ से आपने इंट्रोड्यूस करवाना है एवोगैड्रो नंबर को। अब चीज़ें आप समझने की मज़ीद उलझती जा रही हैं, बट ये एक नौयत है कि हमने इस तरह से लेके चलना है। तो देखिए बेटा, अब P = nRT में ये जो N है, N कहलाता है नंबर ऑफ मोल। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो, एक मोल किसी भी गैस का जो होता है ना, उसमें क्या सीन होता है कि 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के एक मोल के अंदर, है ना। तो इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ एवोगैड्रो नंबर का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय n। तो अगर स्मॉल n 1 है ना तो टोटल मॉलिक्यूल होंगे 6.02 × 10⁻23, और अगर स्मॉल n 2 है, 2 मोल है, तो फिर डबल मॉलिक्यूल कर लो। तो लिहाजा n बराबर हो जाएगा स्मॉल n छोटा n हो जाएगा बड़ा n डिवाइडेड बाय n। ए तो जहाँ फॉर्मूले में n रखा था nRT में, वहाँ पे आपने रख देना है कि n/NA। तो फॉर्मूला बनेगा PV = nRT/NA। और यहाँ अब ये चीज़ आपको समझनी है कि ये जो कांस्टेंट होता है R, जनरल गैस कांस्टेंट, और एवोगैड्रो, ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं ना बेटा। इनको डिवाइड करके रेशो बना के एक नया कांस्टेंट आ जाता है कि इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये R/NA = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में जहाँ R/NA आ रहा है वहाँ पे आपने इसकी जगह पे K रख देना है, और PV = NKT हो जाएगा। सो बाय इक्वेटिंग आपने इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट करना है, बिकॉज दोनों में P और V आ रहा है, तो दोनों को बराबर करके ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के बराबर हो जाएगा NKT के। तो 2/3 एंड हाफ mv² बराबर NKT के। आपने बोथ साइड पे n से n काटना है, तो क्या बचना है, हाफ mv² = 3/2 KT। यहाँ से 2/3 बराबर में चला जाएगा, तो आपको पता है कि हाफ mv² बराबर आ जाएगा 3/2 KT की। ये वो स्टेटमेंट है जो आपको प्रूफ करने को दी जाती है अक्सर इस शक्ल में। लेकिन अगर आपको ऐसी दी जा रही है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो आपने क्या करना है कि हाफ mv² की जगह लिख देना है काइनेटिक एनर्जी। एवरेज क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी मीन ली गई है, मीन यानी एवरेज वेलोसिटी ली गई है 3/2 KT। अब हमें पता है कि जो फैक्टर 3/2 KT है ना, ये कांस्टेंट फैक्टर है। अगर आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी एवरेज = कांस्टेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय T, और कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन लगाया जा सकता है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। और आपने याद रखना है ये वाला जो फॉर्मूला है हाफ mv² = 3/2 KT, ये आपने भी आगे चल के रूट मीन स्क्वायर स्पीड के न्यूमेरिकल में भी यूज़ करना होगा, तो इसको याद रखना। ये शॉर्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, तो अगला सवाल ये है आपका, रीज़न है कि एक रूम के मिडिल में आपने क्या करा, एक रूम के मिडिल में टेबल पे आपने एक एयर कंडीशनर AC को चलता हुआ छोड़ दिया।
लेकिन याद रखो एयर कंडीशनर को आपने रूम के मिडिल में रखा है, जबकि आपको पता है एयर कंडीशनर आप कहाँ लगाते हो, एग्जैक्टली बिल्कुल वॉल के ऊपर लगाते हो, यानी ऐसी जगह लगाते हो जहाँ से पूरे रूम के अंदर जो कूल एयर है वो एंटर करे, और उसका एग्जॉस्ट आप हमेशा कमरे से बाहर रखते हो, उसका जो एसी यूनिट होता है, ताकि वो हॉट एयर को एग्जॉस्ट करके बाहर फेंके। लेकिन इसमें आपने इस पूरे एयर कंडीशनर को मिडिल ऑफ द रूम में रखा है, तो उससे कमरे के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जवाब देखते हैं। इसके जवाब में हम ये लिखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ रूम जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर कंडीशनर इज़ अ हीट पंप, वो हीट को पंप करके बाहर फेंकता है। इट पम्प्स हीट एंड टू इट पम्प्स हीट एंड टू कूल अ रूम इट मस्ट एग्जॉस्ट द हीट। वो कमरे को हीट को पंप करता है, और कमरे को ठंडा करने के लिए लाजमी है कि वो कमरे की हीट को एग्जॉस्ट करते बाहर फेंके फ्रॉम द रूम आउटसाइड टू हीट सिंक, यानी वहाँ फेंके जहाँ हीट जाके एब्जॉर्ब हो जाए बाहर। विदाउट सच एन एग्जॉस्ट द हीट स्टेज इन द रूम, अगर एग्जॉस्ट ना होगा तो हीट रूम में रहेगी। सो द एनर्जी यूज बाय एयर कंडीशनर यूनिट इट सेल्फ इज एडिड, तो लिहाजा जो एनर्जी यूज बाय एयर कंडीशनर है यूनिट इट सेल्फ इज एडिड एंड रूम गेट्स इवन वार्मर। तो वो जो एसी एयर कंडीशनर का यूनिट है, जब आप मिडिल ऑफ रूम में रखोगे तो उस एसी यूनिट से जो एनर्जी जो यूटिलाइज होगी, या वो जो जिस एनर्जी को वो रूम से एग्जॉस्ट करेगा और बाहर फेंकने के लिए, तो वही एनर्जी वो रूम के अंदर ही मज़ीद ऐड हो जाएगी। यानी बेसिकली एग्जॉस्ट क्या करता है, रूम की गर्म हवा को बाहर फेंकता है ना, तो वो बाहर थोड़ी फेंक रहा है, वो वहीं से लेके वहीं दूसरी साइड को उसको जो है वो एस्केप कर रहा है। तो यानी जो गर्म हवा है वो उसी रूम में ही जो है वो एस्केप हो रही है या रिलीज़ हो रही है। सो लिहाजा हम ये बोलेंगे कि इस रूम में जो एयर कंडीशनर है वो एक साइड से अगर कूलिंग क्रिएट कर रहा है, तो दूसरी साइड से उसी कमरे को मज़ीद हॉट कर रहा है। तो उसके अंदर एक तो पहले से ही हीट मौजूद थी, और वो मज़ीद जो एग्जॉस्ट है वो उसको मज़ीद और हीट के एनर्जी को उस रूम में ऐड कर देगा, और हमारे कमरे का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाएगा। तो लिहाजा एयर कंडीशनर में जो एग्जॉस्ट होता है वो हमेशा बाहर लगाया जाता है। वही एग्जॉस्ट अगर तुम खुद मिडिल ऑफ द रूम में रखोगे तो कमरा ठंडा होने के बजाय मज़ीद गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि अगला सवाल आपको बोलता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट्स बताओ और साबित करो कि वो दोनों एक ही बात करती हैं। तो देखो, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है, इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली है केल्विन स्टेटमेंट, दूसरी है क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखो, केल्विन स्टेटमेंट जो है ना वो बात करता है हीट इंजन्स के बारे में, वो इंजन जो हीट लेते हैं और हीट से वर्क करते हैं, और हीट का कुछ अमाउंट वो कोल्ड बॉडी या सिंक को या सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी किसी भी हीट इंजन को ऑपरेट करने के लिए ना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी हॉट बॉडी से हीट ले और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में हीट ऑटोमेटिकली फ्लो करता हुआ कहाँ चले जाए, कोल्ड बॉडी में चला जाए। तो वो जो हीट गुजरता हुआ जिस वर्किंग सब्सटेंस में से जाएगा, उस वर्किंग सब्सटेंस में वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो केल्विन स्टेटमेंट ये बोलता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। अब यहाँ यही मतलब है इस बात के इस स्टेटमेंट का कि आप ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप हीट इंजन ऐसा बनाओ जो कि हीट रेजर्वियर से, यानी हॉट बॉडी से, यानी कोल्ड बॉडी से हीट को ले और हीट को लेके उस हीट को रिजेक्ट नहीं कराए। उस हीट को, यानी वो हीट फ्लो करके कोल्ड बॉडी सिंक में ना जाए, बल्कि सारी की सारी हीट जो है वो वर्किंग सब्सटेंस के अंदर जाए और वो वर्क परफॉर्म हो जाए। तो ये कहने का मकसद है कि ऐसा इम्पॉसिबल है। सो लिहाजा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क आप नहीं दे सकते, और बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग जो है ना, सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है उसको हमेशा, मतलब हमेशा जब भी कोई हीट इंजन जब वर्क करेगा तो उसके लिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना वो हमेशा हीट इंजन से कम होता है। और उसमें ज़रूरी है कि हीट इंजन जब वर्क करेगा तो वो एनर्जी को, जाहिर सी बात है, वो सराउंडिंग को रिलीज़ करेगा। बट सराउंडिंग को एनर्जी अगर वो रिलीज़ नहीं कर रहा, तो ये कहने का मकसद है कि वो 100% एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क नहीं कर सकता। ये केल्विन स्टेटमेंट है, जिसके लिए
अगर इस डायग्राम को हम देखें तो डायग्राम को हम जब थोड़ा कंसीडर करेंगे, जब हम इसकी इक्विवेलेंस की बात करेंगे, तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट के ऊपर। तो बेटा क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहती है? वो बात करती है रेफ्रिजरेटर्स के हवाले से। ये कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग एनी वर्क। अब बात सुनना, हीट ना नेचुरली हमेशा गर्म से ठंडे में फ्लो करती है अपने आप। एक चाय का कप जो गर्म है ना, वो जब आप उसे कमरे में रखोगे तो वो अपने आप उसमें से हीट निकलती जाएगी और एनवायरनमेंट में जाती जाएगी। हॉट से कोल्ड में नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एंड नेचुरल वन डायरेक्शन प्रोसेस है कि चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में एक ठंडी चाय रख दूँ, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठंडी से मुराद ये है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही हो, चाय भी, चाय कोल्ड नहीं हो रही हो, एक नॉर्मल चाय हो, तो वो नॉर्मल चाय अपने आप गर्म नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही है तो एक तो बात है कि चाय का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट कहीं फ्लो ही नहीं करेगी। लेकिन अगर चाय का कप नॉर्मली रखा हुआ है तो अपने आप वो गर्म नहीं होगा, या अपने आप गर्म वो उस सूरत में होगा कि जब एनवायरनमेंट बहुत गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और एनवायरनमेंट और हमारे कप का टेम्परेचर कम है, तो एनवायरनमेंट से हीट फ्लो नेचुरली कप के अंदर करेगी और कप हमारा या चाय हमारी वक्त के साथ साथ थोड़ा हीट अप हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में भी आप समझते हैं क्या हुआ? इसमें भी ये हुआ कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा था तो हीट अपने आप एनवायरनमेंट से कप के अंदर आई है, या कप का टेम्परेचर ज़्यादा था तो कप से एनवायरनमेंट में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ हीट कम है वो ज़्यादा वाले में अपने आप ट्रेवल कर जाए, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर रूम का ज़्यादा है और अपना चाय के कप का टेम्परेचर कम है, तो हीट कहाँ से कहाँ पर आएगी? एनवायरनमेंट से कप के अंदर आएगी, बल्कि मज़ीद कप से एनवायरनमेंट में थोड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप चीज़ गर्म हो जाएगी। लेकिन अब इसकी उल्टी बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक का गिलास है, ठंडा गिलास है। अब आपको पता है कि ठंडे गिलास के मुकाबले में जो एनवायरनमेंट होता है रूम का, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस रूम टेम्परेचर से हीट कहाँ पर आएगी? कोल्ड ड्रिंक के अंदर आएगी। तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगी? कोल्ड ड्रिंक आहिस्ता आहिस्ता गर्म होनी शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा वो रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगी। इसमें भी क्या हुआ है मुझे बताओ? हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र की गई है? एनवायरनमेंट जो हॉट था वहाँ से कोल्ड में आई है। हीट ने कोल्ड ड्रिंक से एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र नहीं किया है, ठीक है बेटा। तो देखो, अगर आपको एक चीज़ को आम गर्मियों के दिनों में आपने एक चीज़ को ठंडा करना है, तो आप उसको बाहर रखोगे तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट तो गर्म है, हीट बाहर से अंदर ही आती रहेगी। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि आप गर्म हीट तो अपने आप तो आएगी, लेकिन आप चाह रहे हो गर्म हीट यानी कि हॉट से कोल्ड में ना आए, आप ये चाह रहे हो कि हीट ना कोल्ड से हॉट में आए। यानी आप ये चाह रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप रखे गर्म नहीं हो बल्कि ठंडे से ठंडा होता जाए। तो आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि आप हीट का फ्लो करवाओ फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। समझ आ रही है बात? देखो, आप चाह रहे हो कि आप ठंडे से गर्म में हीट को लेकर जाओ, तो याद रखना हीट अपने आप ठंडे से गर्म में नहीं जाती, अपने आप गर्म से ठंडे में चली जाती है। तो अगर आपको हीट को ठंडे से गर्म में लेकर आना है, आपने गर्मियों के दिनों में किसी चीज़ को ठंडा करना है, तो आपने उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है जो एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा हो, ठीक है। उस ठंडे एनवायरनमेंट से हीट ना उस गर्म ऑब्जेक्ट में तो चली जाएगी, क्योंकि आप वहाँ ज़बरदस्ती उस हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ला रहे हो, क्योंकि उस वक्त वो इन्वायरमेंट में कूलिंग क्रिएट करी है और आपने उस जगह पे एक हॉट बॉडी को रखा है। लेकिन इस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है आपने, नेचुरली ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। अगर आप एक रेफ्रिजरेटर चलाते हो तो रेफ्रिजरेटर में आपने कूलिंग क्रिएट करनी पड़ती है। कूलिंग क्रिएट करने के लिए आपने कंप्रेसर को रन करना पड़ता है, वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। बग़ैर एक्सपेंडिचर किए आप वर्क नहीं करा, आप कूलिंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर आप रेफ्रिजरेटर से क्या करते हो, आप हीट को ठंडे से गर्म में लेकर आ रहे हो, और ठंडे से गर्म में लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, और बग़ैर इस खर्चे के आपके पास ऑटोमेटिकली हीट कभी भी कोल्ड से हॉट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। यानी गर्मियों में
आम तौर पे अपने आप बाहर रख के कोई चीज़ ठंडी नहीं हो जाएगी, बल्कि आपने उसको कूलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके ज़बरदस्ती हीट को ठंडे से गर्म में खींच कर लेकर आना होगा। और ये लाने का प्रोसेस ही बेसिकली कहलाता है कि आपने वर्क करना है, और ऐसा वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपेंडिचर किया जाए एनर्जी का। यही बात कौन बोलता है? क्लॉसियस बोलता है। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट एक तरह से ये बात बोल रही हैं कि आपको बग़ैर एक्सपेंडिचर किए 100% एफिशिएंट वर्क नहीं मिलता। यानी आपको वर्क परफॉर्म करवाना है तो आपने एनर्जी का यूज़ करना है, या कोई भी इंजन हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो हीट इंजन हो, वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। दोनों कुछ इसी तरह की बात बोलना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई दोनों बात एक ही कर रहे हैं, लफ्ज़ अलग अलग हैं, तो इनकी इक्विवेलेंस साबित करेंगे। इक्विवेलेंस साबित करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक इंजन आइडियल बन सकता है, यानी मैं आपसे बोलूँ केल्विन स्टेटमेंट गलत है, केल्विन स्टेटमेंट को मैं फॉल्स बोलूँ, तो इसका मतलब है मैं एक ऐसा हीट इंजन बना सकता हूँ जो हॉट बॉडी से एनर्जी ले, कंटिन्यूसली वर्क परफॉर्म करवाए और सिंक को रिजेक्ट ना करे। तो मेरे पास एक आइडियल हीट इंजन होगा जिस हीट इंजन से मेरे लॉसेस हुए ही नहीं हैं, मैंने जितना इनपुट दिया मुझे उतना आउटपुट मिला है। तो जब इनपुट जितना दो उतना आउटपुट मिल जाए तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी 100% मिलना। तो अगर मुझे 100% इंजन मिल जाए तो उस इंजन को मैं एक रेफ्रिजरेटर में एज अ कंप्रेसर लगा दूँ, यानी वो इंजन उस रेफ्रिजरेटर में कूलिंग क्रिएट कर रहा है। तो मेरे पास एक ऐसा रेफ्रिजरेटर आ गया जो मुझे आइडियल कंडीशन में मिल रहा है। यानी उस आइडियल कंडीशन से मुराद ये है कि हमेशा जब भी हम इनपुट देते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें इनपुट से कम मिलता है, हमें एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, आउटपुट हमें कम मिलता है। तो ऐसे आइडियल हीट इंजन को जब आप एक रेफ्रिजरेटर से अटैच करके एक रेफ्रिजरेटर को चलाएंगे तो रेफ्रिजरेटर आपको कूलिंग क्रिएट करके दे रहा है, गर्म को ठंडा कर रहा है, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर आपको 100% एफिशिएंसी के साथ मिल रहा है, कोई लॉसेस क्रिएट नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास एक आइडियल हीट इंजन इम्पॉसिबल है तो आइडियल रेफ्रिजरेटर भी इम्पॉसिबल है। लिहाजा अगर आपसे मैं बोलूं कि केल्विन स्टेटमेंट को गलत कर दिया जाएगा तो हमारे पास उसके नतीजे में जो रेफ्रिजरेटर बनकर आएगा वो भी एक आइडियल रेफ्रिजरेटर होगा जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जो मुसलसल कंटिन्यूसली चलता ही जाए, उसका कंप्रेसर वर्क करता ही जाए और वो किसी एनर्जी को वेस्ट ना करे, एनवायरनमेंट को हीट अपनी मतलब रिजेक्ट ना करे, और आइडियली 100% वो कोल्ड से हॉट में हीट को ट्रांसफ़र करे, और हमें जो एनर्जी का हम खर्चा कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें ना करनी पड़े। तो आइडियली ना तो रेफ्रिजरेटर बनता है और ना तो आइडियली वो हीट इंजन बनता है। सो लिहाजा इसमें बात ये लिखी हुई है कि अगर आप कहो कि केल्विन स्टेटमेंट गलत है तो बेटा इसका मतलब है हमारे पास एक ऐसा हीट इंजन होगा जो कम्प्लीटली वर्क को जो है ना वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा एंड रिजेक्ट नो हीट टू सिंक, कुछ ज़ाया नहीं करेगा। इट मीन्स कि सोर्स इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय इटसेल्फ। इसका मतलब है जो सोर्स है ना वो कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय इटसेल्फ, यानी कि अब वो अपने आप ही वर्क करेगी, उसके पास कुछ लॉस नहीं होगा। जब कुछ लॉस नहीं होगा तो वो एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करेगी। Thus it will extract heat from the cold body। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ऐसा हीट इंजन अगर हम किसी रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा कहाँ से, कोल्ड से, फ्रॉम कोल्ड बॉडी, which provide the basis of such a refrigerator which transfers heat from cold body to hot body without the expenditure of energy। यानी कि वो हमें कोल्ड से हॉट में हीट ट्रांसफ़र करके दे रहा है लेकिन उसमें उसके कुछ लॉसेस नहीं हो रहे। तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हमारा नहीं जा रहा क्योंकि हमने एक आइडियल इंजन को उससे कनेक्ट किया हुआ है, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो कि क्लॉसियस के भी अगेंस्ट है। तो अगेन वही बात है कि ना तो हमें एक 100% आइडियल हीट इंजन मिल सकता है, ना 100% आइडियल रेफ्रिजरेटर मिल सकता है। दोनों सूरतों में आपके पास एनर्जी का वेस्ट होगा लाजमी, और बग़ैर वर्क किए या एक्सपेंडिचर किए हुए ना तो आप ठंडे से गर्म में हीट को ला सकते हो और ना आप किसी आइडियल इंजन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो मुसलसल 100% हॉट बॉडी से हीट ले बग़ैर रिजेक्ट कराए सोर्स सिंक को, वो 100% वर्क परफॉर्म कर ले। ये बात भी नामुमकिन है। तो ये डायग्राम आप चाहो तो इसमें अटैप बना सकते हो, चाहो तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये डायग्राम आपको सिर्फ ये बताती है कि इसमें जो हॉट बॉडी से आप हीट ले रहे हैं वो कोल्ड को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो इसको कहते हैं परफेक्ट हीट इंजन, और इसी को हमने रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट करके एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनाया है जो कि इन रियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके 2 सवाल, ये तीसरे सवाल भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ की। तो बेटा बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये गैसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो एक गैस एक कंटेनर में मौजूद है, अगर आप उसके प्रेशर को बढ़ाते हो, यानी आप उसके प्रेशर को बढ़ाने से मुराद ये आप गैस को अगर आप गैस, मैं कहूँ कि आपको गैस का प्रेशर बढ़ाना है तो आपने गैस के वॉल्यूम को कंप्रेस करना है। अगर आप एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस को कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो लिहाजा वॉल्यूम हो रहा है कम, प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखा जाता है, किस तरह से, जिस तरह मैंने आपको बताया आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, कि जब आप कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, बट जितना प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को हीट की फॉर्म में सिंक को रिजेक्ट कर देते हैं, कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट कर देते हैं, और दोबारा हम अपनी उसी असली हालत में सिस्टम के टेम्परेचर को वापस रिस्टोर कर लेते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि भाई देखो वॉल्यूम और प्रेशर आर द इन्वर्स रिलेशन, ये इन्वर्स रिलेशन के अंदर है, जबकि P और V बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के। और फिर हम ये बोलेंगे कि अब हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स का मतलब ये है कि पहले मैं बोलूँगा कि भाई मैंने प्रोडक्ट लिया था प्रेशर और वॉल्यूम का, वो P1 V1 था। जब मैंने एक दूसरी स्टेट पे जाके, यानी पहले मैंने चेंज क्रिएट किया, प्रेशर को घटाया, वॉल्यूम को बढ़ाया, फिर जाके मैंने P2 V2 का वैल्यू फाइंड किया, तो दोनों सूरतों में वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो मैं बोलूँगा कि P और V का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए जो PV प्रोडक्ट है। अच्छा, अब अगर हम बोलें कि इफ़ हाउ एवर द मास वेरीज, वैसे तो हम मास को फिक्स रखते हैं, लेकिन अगर इस प्रोसेस के दौरान हम उसमें मज़ीद गैस ऐड कर दें मॉलिक्यूल, तो उस वक्त ये जो PV का प्रोडक्ट हमारा आएगा ना, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने मास बढ़ा दिया। तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास के ऊपर, सो PV ओवर M कांस्टेंट आएगा। अब अगर आप डिफरेंट स्टेट्स की बात करोगे तो वही बात है, आपने बस ये करना है P1 V1 के साथ नीचे M1 लगा देना है, बराबर में P2 V2 ओवर M2, ये सब कांस्टेंट होंगे। और ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ के लिए कर रहे हैं। तो जो बॉयल्स लॉ है ना, वो ये हमने आइडियल गैस के लिए पढ़ा, बट जब रियल गैसेस होती है ना, तो रियल गैसेस बॉयल्स लॉ को ऑबे करती हैं एट लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर की एक लिमिट है, वहाँ तक बॉयल्स लॉ चलता है। लेकिन जब प्रेशर जो है वो हाई पे चला जाने लगता है तो वहाँ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं रियल और आइडियल के अगेंस्ट। ठीक है, तो लिहाजा जो चीज़ हमने आइडियली ड्राइव करी है वो किस हद तक ऑबे करेगी, कि जब हम प्रेशर को लो प्रेशर पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाली बात MCQ वगैरह में भी आपसे पूछ सकते हैं कि वो कब ऑबे करेगा। अच्छा, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि आपने जो रिलेशन बनाना है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का बनाना है, यानी आप गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वो एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। तो इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनका रेशो कांस्टेंट होगा। अब आप डिफरेंट स्टेट्स की बात करो तो पहले आपने रेशो V1/T1 निकाला, फिर आपने V2/T2 निकाला, तो दोनों का जो रेशो है वो फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। सो लिहाजा अगर हम इसमें इस ड्यूरिंग द प्रोसेस मास को भी ऐड कर दें तो V/T ये तो रेशो फिक्स रहता है, लेकिन प्रोसेस में अगर आप मास को ऐड करते जाओ तो V/T का रेशो चेंज हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि अगर आप मास को बढ़ा रहे हो तो मास से डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो जब आप इसको हटाओगे तो M नीचे आएगा, तो V/Tm कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से आप फॉर डिफरेंट गैसेस की बात करोगे तो V1/T1 M1 बराबर होगा V2/T2 M2 के, और ये सब बराबर होंगे कांस्टेंट के। नाउ अब ये चार्ल्स लॉ है, ये रियल गैसेस पे कब ऑबे होगा, ये ऑबे होगा हाई टेम्परेचर पे, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे ये वाला इफेक्ट इतना ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, बट हाई टेम्परेचर पे ये इफेक्ट ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको जब जनरल गैस ड्राइव करनी है इक्वेशन, तो बेटा जनरल गैस इक्वेशन क्या है, ये बेसिकली आपका जो जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, प्रेशर लॉ है, अवोगाड्रो लॉ है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इसी को जनरल गैस लॉ कहते हैं। तो हमने बोला कि द इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस। आप एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली चेंजेस स्टडी करो, प्रेशर का भी, वॉल्यूम का भी, टेम्परेचर का भी, है ना। तो इस साइमल्टेनियसली चेंज इफेक्ट को हम जनरल गैस लॉ कहते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लॉस को कंबाइन करना है।
तो आपके पास बॉयल्स लॉ क्या था, पी वी अपॉन एम कॉन्स्टेंट, और चार्ल्स लॉ क्या था, वी अपॉन टी एम कॉन्स्टेंट। आपने दोनों को मर्ज किया, मर्ज क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट हैं तो मर्ज होने के बाद दोनों एक नए कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएंगे, यानी पी वी ओवर टी एम। देखो ऊपर पी वी था तो दो वी कॉमन था, एक बार लिखा, नीचे दोनों में एम कॉमन था एक बार। अब इनको बराबर कांस्टेंट के किया, ये कंबाइंड कांस्टेंट है बेटा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ये आर एम है, ठीक है। अब ये अभी यहाँ गैस को मखसूस नहीं किया गया, इसको बस गैस कांस्टेंट कहा गया है। अब हमने बोला कि एज नंबर ऑफ मोल यानी स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास जो आपके पास मौजूद है डिवाइडेड बाय उस गैस का मॉलिक्यूलर मास। वहाँ से आप m को अलग करो, छोटे m को, तो छोटा m इक्वल टू n मल्टीप्लाई बड़ा m, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ स्मॉल m रखा हुआ था वहाँ रख देना है n और बड़ा वाला m। तो अब यहाँ से क्या होगा कि पी वी अपॉन एन एम टी रहेगा ना। अब यहाँ से जो m है ना वो उधर उठ के बराबर में चला जाएगा आर एम के साथ, तो ये बन जाएगा एम आर एम। तो अब यहाँ मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा फिक्स उस गैस के लिए जिसके ऊपर आप इस लॉ को स्टडी कर रहे हो। तो आप एम आर एम जो है ना ये क्या है, एम आर एम इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस एंड देन गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट एक फिक्स है, मॉलिक्यूलर मास उस गैस का जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, इनका प्रोडक्ट बराबर होता है आर के, और दिस आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है आपका वो कांस्टेंट वैल्यू है इन एसआई यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन। सो लिहाजा आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पी वी ओवर एन टी इक्वल टू एम आर एम जो था इसकी जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा, सिंपल आर, और इस आर को ही बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहाँ से एन टी चला जाएगा आर के साथ और आपका फॉर्मूला बन जाएगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। लॉन्ग सवालात करने हैं वो ये 3 सवालात हैं जिसमें तीनों ही करने हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशर इक्वेशन को बोला है, देन लेट्स सी कि कौन सा सवाल बोर्ड में आता है। अच्छा, आपने ये तीनों सवाल करने हैं जिसमें से ये जो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर वाला सवाल है बेटा, ये आपका शॉर्ट सवाल में आने का चांसेस हैं, तो लिहाजा मैंने आपको करवाने तीनों ही हैं। तो आज चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये बोलता है कि डिराइव अ रिलेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ इट्स डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस सवाल को समझते हैं, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा यहाँ इस पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने क्या सीन है देखें। अच्छा, ये नोट्स, ये पीडीएफ आपके अपने पास भी मौजूद होंगे और नहीं हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब की तमाम साइड्स को हमने सेम कंसीडर किया है, मतलब इसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों एल हैं, और इसकी एक फेस को हमने A1 कहा, दूसरे फेस को A2 कहा, ठीक है, एरिया के एतबार से। अच्छा, अब क्योंकि इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इन एनी डायरेक्शन, वो एक्स पे हैं, वाई पे हैं या जेड पे, हमने किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है और उसकी मोशन को स्टडी करते हुए हमने उस मॉलिक्यूल के प्रेशर को फाइंड करना है। एवरेज प्रेशर को हमने कंसीडर किया, एक मॉलिक्यूल है और वो किसी एक रैंडम डायरेक्शन यानी अलोंग एक्स मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड को हमने वी एक्स कहा, ठीक है भाई। अभी जब ये ट्रैवल करेगा तो ये सामने जाके वॉल से टकरा जाएगा इस क्यूब की, और उससे टकराएगा ना जब, तो ये वॉल पे फोर्स अप्लाई करके उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जितनी फोर्स ये वॉल पे लगाएगा उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉल इस मॉलिक्यूल के ऊपर लगाएगी। तो इन बातों को हमने स्टडी करना है। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूल के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। वो कैसे स्टडी करेंगे कि पहले हम देखेंगे इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, फिर ये टकराने के बाद इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी vx है, जो कि हमने सिर्फ x डायरेक्शन को ही कंसिडर किया है। तो भाई देखिए यहाँ कह रहे हैं लेट अस कंसीडर एन मॉलिक्यूल ऑफ अ परफेक्ट गैस। एक परफेक्ट गैस के एन मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल, उसमें एन मोल्स का मतलब है कि काफ़ी तादाद में अमाउंट ऑफ गैस यहाँ मौजूद है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे।
कंटेन इन अ क्यूबिकल वेसल, जिसके डायमेंशंस क्या है, ईच ऑफ लेंथ एल, यानी लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ हमने सेम कंसीडर किया है एल। अच्छा, एज गैस मॉलिक्यूल मूव रैंडमली, अब जैसे कि हमें पता है गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, सो देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हमने सिर्फ एक डायरेक्शन कंसीडर की है और एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है जिसका मास m है और जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो देयरफॉर फ्रॉम द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब मूविंग विथ वेलोसिटी vx and collide with right hand of the cube and rebounds back with the velocity minus vx। अच्छा जी, अब क्या है कि ये मॉलिक्यूल जब इस क्यूब के लेफ़्ट फेस पे मौजूद है और यहाँ से मूव करता हुआ राइट पे जाएगा तो फेस ए से टकराएगा तो उस सूरत में देखें ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो vx है। अच्छा, और टकराने के बाद रीबाउंड हो जाएगा। रीबाउंड होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस vx लिखा हुआ है। माइनस vx का मतलब है इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो 180 डिग्री फेस चेंज हो जाएगी, यानी कि वो पलट जाएगा। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvx, तो ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम pimvx, और टकराव के बाद इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m माइनस vx, क्योंकि मास रिमेन सेम लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इससे हो जाएगा माइनस का mvx। अब ये मोमेंटम इनिशियल और फाइनल किसका है, मॉलिक्यूल का है, ठीक है भाई। देखिए, अच्छा अब हम बात करते हैं कि हमें पता है फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने Fx इक्वल्स टू मॉलिक्यूल का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। इसको Fx क्यों लिखा, क्योंकि हम x डायरेक्शन के अलॉन्ग बात कर रहे हैं। नाउ Fx इक्वल टू जहाँ फाइनल मोमेंटम है वहाँ आपने माइनस mvx रखा, माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह आपने mvx रखा। अब माइनस माइनस जब दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहता है तो ये माइनस का 2mvx बाई टी हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब देखो इसमें जो माइनस 2mvx है ना, मैंने उसको अलग किया और 1/t को अलग कर दिया, इस इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कहा, देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग वन कोलिजन और वन ट्रिप। देखो ये मॉलिक्यूल फेज़ A2 से A1 तक जितना भी फासला तय करेगा ना, और टकराने के बाद दोबारा वापस A2 पे पहुँचेगा, तो इसका मतलब है ये दो बार डिस्टेंस कवर करेगा। सो लिहाजा एक बार में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो L होगा। तो टकराने के बाद दोबारा जब ये A1 से A2 पे पहुँचेगा तो ये पूरा एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 बार कवर करेगा, जिसको बोलेंगे 2L। आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2L, और आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। सो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वी हैव जहाँ डिस्टेंस है वहाँ 2L आ जाएगा, 2L इक्वल्स टू जहाँ वेलोसिटी है वहाँ vx आ जाएगा, और जहाँ t है वहाँ t रहेगा। अब इसके आगे क्या होगा, देखें यहाँ इस फॉर्मूले से आपने क्या करना है, आपने 1/t को अलग करना है। 1/t को अलग करने का मतलब है आप t को डिवाइड में भेजेंगे और 2L को इस तरफ भेजेंगे। तो जब आप इनकी एक्सचेंज करेंगे तो बेटा जब t दिशा के डिवाइड होगा ऊपर 2L रह जाएगा, और वो 2L को भी मैं राइट साइड पे भेज के डिवाइड करा दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 1/t, जो कि बराबर होगा vx/2L अपॉन 2L को। इस vx/2L को आपने क्या करना है, अभी इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और बल्कि नहीं, ठीक है, x/2L को ना आपने ये करना है कि आपने ऊपर ला के यहाँ पुट कर देना है। किधर पुट करना है भाई, जहाँ पे 1/t लिखा हुआ है यहाँ इस जगह आपने जो है वो रख देना है क्या, 1/t की वैल्यू। तो 1/t की वैल्यू क्या बनेगी, vx/2L बनेगी, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं इस वक्त इधर पेन या मार्कर यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज मैं पिक्चर के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बट मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि जो नीचे मैंने 1/t लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू vx/2L को मैंने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इससे क्या बनेगा कि जहाँ 1/t लिखा था वहाँ पर आ जाएगा vx/2L। तो आपका फॉर्मूला बनेगा Fx इक्वल्स टू 2 से 2 कटेगा, माइनस का mvx का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय L रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और vx का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ये वो फोर्स है जो वॉल ने मॉलिक्यूल पे लगाई है और मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जो फोर्स मॉलिक्यूल पे लगी है, वॉल ने लगाई है,
वही फोर्स, बिल्कुल उतनी फोर्स यकीनन मॉलिक्यूल ने वॉल के ऊपर लगाई होगी, क्योंकि पहले आके मॉलिक्यूल टकराया, तो जिस फोर्स से मॉलिक्यूल टकराया वो एक्शन था और उसका रिएक्शन वॉल देगी। सो अगर -mvx²/L वो फोर्स है, ये वो फोर्स है बेसिकली जो दीवार ने, वॉल ने मॉलिक्यूल पे लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल ने भी दीवार पे यही फोर्स लगाई होगी, लेकिन डायरेक्शन का फ़र्क होगा। तो लिहाजा जो मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेगा वॉल के ऊपर वो होगी पॉजिटिव में mvx²/L। नाउ अब आपने क्या करना है, इस अबव इक्वेशन को इस तरह लिखना है कि देखो अभी ये फोर्स हमने एक मॉलिक्यूल के लिए लिखी है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो आपने यहाँ पे n टाइम इस फोर्स को प्लस करना है F1 + F2 से लेके Fn तक, और ये टोटल फोर्स बन जाएगी। जहाँ जहाँ F1x, F2x, F3x लिखा है वहाँ ये फार्मूला पुट करेंगे mvx वाला, जहाँ 1 है वहाँ v1x हो जाएगा, v2x, v3x एंड सो ऑन vnx² तक चलेगा। अब आपने इन तीनों में, इन सब में से कॉमन निकालना है m और l। उसकी वजह यह है कि सारे मॉलिक्यूल का मास सेम होगा और सारे मॉलिक्यूल जो है वो इसी डिस्टेंस यानी जो l डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन इंडिविजुअली सबकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है एक दूसरे से, सो लिहाजा सबकी वेलोसिटी को अलग अलग लिखेंगे और फिर यहाँ हम कॉमन निकाल लेंगे v1x² + v2x² से लेके vnx²। यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे प्रेशर को, बिकॉज हम प्रेशर को स्टडी करना चाह रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ यहाँ एरिया की जगह L² आएगा। उसकी वजह यह है कि हमने क्यूब की तीनों डायमेंशन को L बोला है और 2 डायमेंशन को मिलाओ तो एरिया बनता है, तो L² आ जाएगा। नाउ अब जहाँ लिखा हुआ था हमारे पास अच्छा F/A था ना, तो अब हमने ये करना है कि इस फॉर्मूले को आगे लेके चलना है, इस प्रेशर वाले फार्मूले को लेके चलना है। जहाँ इधर F लिखा हुआ है मैं वहाँ ऊपर से वो जो फोर्स है पूरी m/L और ये ब्रैकेट ये पूरा उठा के मैं इधर F की जगह पुट कर दूंगा, और यहाँ पुट करने के बाद जो नीचे एरिया लिखा हुआ है एरिया की जगह L² आएगा। बात को समझना कि यहाँ पे जो काम किया है वो क्या काम किया है कि मैं यहाँ पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो मैंने काम किया है इसमें वो क्या काम किया है कि अच्छा मैं व्हाट्सएप पे अगर इसको कर रहा होता तो मैं एडिट कर सकता था, बट ये पिक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लिहाजा मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता पेन को। तो ठीक है, चलें। अब करना क्या है भाई, देखें यहाँ पे इस फॉर्मूले में जहाँ फोर्स अपॉन एरिया लिखा हुआ है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वहाँ F की जगह ऊपर वाला फार्मूला पुट किया और नीचे एरिया की जगह L²। अब आपने क्या करना है, नीचे जो L² लिखा हुआ है जब आप इसको ऊपर भेजेंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/L²। तो वो वाला नीचे का L² और ऊपर पहले से दिया हुआ L मिलके बन जाएगा L3। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद आपने क्या बोलना है, आपने कहना है कि हमारे पास NV इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम। क्या मतलब कि इस पूरे वॉल्यूम पे जो नंबर ऑफ पूरे क्यूब के वॉल्यूम पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, वो कितने हैं, उनको बोलेंगे NV। यानी एक रेशो बनाया है, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम N/L3। यहाँ से इसको बोलते हैं NV। तो आपने L³ को अलग किया है तो L³ बन जाएगा कैपिटल N/NV, और इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ L³ लिखा हुआ है वहाँ आप पुट कर देंगे N/NV। अच्छा, फिर आप इस N/NV को, ये बेसिकली डिवाइड में रखा हुआ था, जब आप इसको ऊपर भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो NV ऊपर आ जाएगा और N नीचे हो जाएगा। तो NV जाके M के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल N नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इस कैपिटल N को आप किसके साथ डिवाइड में रखेंगे, ये जो वेलोसिटीज़ का टोटल करा हुआ है ना इसके नीचे रखेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी अगले स्टेप में इसको इक्वेशन नंबर 4 बनाया, आगे चल के मैंने बोला कि ये v1x² से लेके vnx² डिवाइडेड बाय N है ना, ये क्या चीज़ है, हमने तमाम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ का टोटल करके n पे डिवाइड किया है। n कब पे डिवाइड करने का मतलब है हमने यहाँ एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी निकाली है, जिसको vx पे बार लगा के शो कराएंगे, vx²। और व्हाट इज़ दिस MNV। देखो m का मतलब था मास और NV का मतलब यहाँ इधर ये भी जाहिर कराया था आपके सामने कि NV का मतलब था कि N/L3। क्या मतलब था, N/L3।
तो n ओवर एल क्यूब का मतलब होता है कि बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब मास मल्टीप्लाई हो गया तो इस एम एन वी का सिंपल सा मतलब ये बना मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, अच्छा जी, डेंसिटी यहाँ तक हो गया आपका काम। अच्छा, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं डेंसिटी के बाद। अब देखें बेटा, अब इक्वेशन नंबर 4 में एम एन वी की जगह आ जाएगा रॉ, और जहाँ सारी वेलोसिटीज़ टोटल हो रही थी उनका एवरेज आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। इसके बाद हम बोलेंगे कि जो टोटल वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि तमाम मॉलिक्यूल की टोटल पे अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल एक्स पे भी मूव कर रहा होगा रैंडमली, वो वाई पे भी कर सकता है और जेड पे भी कर सकता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटी बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो उसका मतलब ये होगा कि आप वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर की बात करके टोटल वेलोसिटी की बात करेंगे। और जिसमें बेसिकली आप एक वेक्टर को ब्रेक करते हैं ना एक्स वाई जेड में, तो यहाँ वही वाली कहानी है। अब यहाँ पे आपने ये बोलना है कि देखो जो वेलोसिटी एक्स पे होती है ऑलमोस्ट वही वाई वही जेड पे होती है, तो तीनों कंपोनेंट एक जैसे ही होते हैं। सो लिहाजा आप तीनों को एक्स की शक्ल में लिखेंगे, ये हो जाएगा वी स्क्वायर के बार इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3vx स्क्वायर। और यहाँ से आप वी एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे तो ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और आप इसको जहाँ वी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था वहाँ पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू रॉ वी स्क्वायर बाय 3, और यहाँ से 1/3 को अगर आप बाहर निकाल देंगे निचोड़ के तो लिहाजा ये बन जाएगा 1/3 रॉ वी स्क्वायर। और ये प्रेशर का फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ डेंसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो V के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब ये मीन लिया है और स्क्वायर लगाया है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ तक आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई भी स्टेप जो यहाँ क्लियर नहीं हुआ हो, आप मुझे उसकी सर्किल करके पिक्चर व्हाट्सएप पे भेज के मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वो मसला आपका हल कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब इसके बाद हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अच्छा देखो देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए है। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ एक्सप्लेन आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक किस्म का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की दूसरी शक्ल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलती है कि जब भी आप एनर्जी का यूज़ करते हो तो एनर्जी कभी भी जो है वो कहीं वेस्ट नहीं होती, उस सेंस में कि जितनी एनर्जी आप किसी सराउंडिंग से लोगे तो वो सारी की सारी सिस्टम में जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगी ना वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, यानी कि जो बिफोर एंड आफ्टर जो एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। हाँ, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उस एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं, और वो वर्क भी 100% नहीं होता, उसमें कुछ एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाती है और बाकी से वर्क परफॉर्म होता है, बट जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये बात हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है, और इसके 4 प्रोसेस हैं जिस पे हम इसको अप्लाई करते हैं। 4 प्रोसेस में एक होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब है ये प्रोसेस ऐसा होता है कि आप इस प्रोसेस में जो गैस का प्रेशर है ना उसको फिक्स और कांस्टेंट कर देते हैं, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, फिक्स रखते हैं। जबकि आइसोकोरिक एक तीसरा प्रोसेस है, वहाँ आप वॉल्यूम को मेंटेन रख के वॉल्यूम कुछ फिक्स रखते हैं, यानी जो सिस्टम होता है उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा होता। और एक होता है चौथा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम को ना तो हीट प्रोवाइड कर सकते हैं ना हीट वहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को समझ के इसके 2 प्रोसेस पे इसको अप्लाई करना है, और वो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे आएंगे इस तरह से। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जिसका ताल्लुक सिर्फ सराउंडिंग से और सिस्टम से हो, ठीक है, लेन देन सिर्फ सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान हो, द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो आप एक सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे हैं, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, वो डेल क्यू है, और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, डेल यू, यानी सिस्टम के अंदर जो गैस है उसकी एनर्जी तो एक तो बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी उनके कोलिजन बढ़ेगा वॉल से, पिस्टन से। तो जब पिस्टन से कोलिजन बढ़ेगा तो ये आपके सामने पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पिस्टन में जब प्रेशर लगेगा तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा और पिस्टन ऊपर मूव करेगा इस डिस्टेंस पे, जिसको एच या डेल वाई कह रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ वर्क परफॉर्म होगा। तो ऐसे इस चीज़ के ऊपर बना है लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन सेम रहती है, लेकिन वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है
इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क करवाने में, ठीक है। अब देखें, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलता है कि आपने ऐसा प्रोसेस करना है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे और ये प्रोसेस एप्लीकेबल होता है, या सो दैट चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल, कि इस प्रोसेस में चार्ल्स लॉ यूज़ किया जाता है। चार्ल्स लॉ क्या होता है ये आपको ऊपर बताया जाना है, जो सेक्शन सी में मैं आऊँगा तो वहाँ डिस्क्राइब कर दूंगा। चार्ल्स लॉ यही होता है कि जब आप किसी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाओ तो उसके मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। या अगर आप वॉल्यूम को उसका इन्वर्स कर लो, कंप्रेस करो, तो टेम्परेचर को कम होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा आप टेम्परेचर को बढ़ाओ तो वो एक्सपेंशन आएगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे में जो प्रेशर होता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन होता जाता है, ठीक, बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो वो प्रेशर दोबारा एडजस्ट हो जाता है, अपने ओरिजिनल हालत पे आ जाता है। तो बेटा अब यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें आपके पास एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है और उस गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, और ये ऊपर आपको पिस्टन दिख रहा है, ये मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। एक लोड रखा हुआ है, वज़न। जब आप इस वज़न को हटाएंगे या वज़न को ना हटाएं तो नीचे सोर्स रखी हुई है, सोर्स का मतलब है हॉट बॉडी, जहाँ से आप इसको हीट देंगे तो ये पिस्टन उठकर ऊपर आ जाएगा, प्रेशर को मेंटेन रखा जाएगा, तो P1 से P1 रहेगा, वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये सारी वर्डिंग में ये वाली बात जो आपको मैंने एक्सप्लेन की, ये बताई गई कि जब आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सो द अमाउंट ऑफ हीट अपेयर सिस्टम ड्यू टू विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेज एंड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसके बढ़ने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और वो आपस में तेज़ी से एक दूसरे से वॉल्व से और पिस्टन से टकराएंगे, और ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो U1 से U2 हो जाएगी, जिसमें चेंज आएगा वो होगा U2 माइनस U1। अच्छा, इस तरह पिस्टन जो है ना सिलेंडर का, वो मूव करता है अपवर्ड, विच मीन्स चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा और मॉलिक्यूल फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, प्रेशर को रिमेन कांस्टेंट रखा जाएगा। सो वॉल्यूम का चेंज V2 माइनस V1। अब यहाँ जो वर्क हुआ है, वर्क क्या चीज़ है? वर्क का मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जब आप करते हैं तो फोर्स अप्लाई होती है। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहे हैं। किस पे अप्लाई कर रहे हैं? पिस्टन पे अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन कहाँ जा रहा है? पिस्टन ऊपर जा रहा है। किस डिस्टेंस ऊपर जा रहा है? h, या जिसको मैं डेल वाई बोलूँगा, उस। तो ये पिस्टन है, ये आपको दिख रहा है, ये डेल वाई डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो जाएगा, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई बाय डेल वाई। अब फोर्स जो है ना वो बराबर होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो आपने पी एफ की जगह पी ए रखना है, डेल वाई पहले से रखा हुआ है। अब ए डेल वाई का मतलब है 3 डायमेंशन। ए का मतलब है एरिया, डेल वाई का मतलब है हाइट, तो हाइट और एरिया मिलकर वॉल्यूम बनाएंगे। तो ए डेल वाई का मतलब है डेल वी का मतलब है वॉल्यूम का चेंज V2 माइनस V1। तो वर्क का फॉर्मूला बनेगा P डेल वी, जिसको V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। जब आप इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे तो उस पर आपने डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, और जहाँ डेल W है वहाँ रखना है जस्ट P V2 माइनस V1, और ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जब आप उस पर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे। तो अब रिजल्ट आपको ये बताता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जितनी हीट एनर्जी आप सिस्टम को देंगे वो इस्तेमाल हो जाएगी 2 वेज में। एक होगा कि वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, दूसरा ये होगा कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट पिस्टन पे वर्क करेगी। इसका ग्राफ बनाए तो उसके ग्राफ को आइसोबार कहते हैं। आपने ग्राफ में 2 पॉइंट लेने हैं, जिसका पहले प्रेशर P1, V1 और T1 है। फिर आपने उस पर वर्क किया तो उसका प्रेशर तो मेंटेन रहा, P1 से P1 रहेगा, वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो आपको ऑब्टेन होगी इसको आइसोबार कहते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसका मतलब है कि आपने जो भी वर्क परफॉर्म करना है वो प्रोसेस जो रहना है इस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या उसको मेंटेन रखा जाएगा। और ऐसे प्रोसेस को बॉयल्स लॉ ही कहते हैं, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी किया जाएगा बट टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि देखो, अब इसमें 2 बातें करेंगे, एक बार एक्सपेंशन, एक बार कंप्रेशन। पहले आपने एक सिस्टम लिया, पिस्टन लिया, उसके अंदर गैस है, सॉरी सिलेंडर के अंदर गैस है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और पूरे सिस्टम को आपने रखा हुआ है हीट रेजर्वियर, हॉट बॉडी या सोर्स के ऊपर। आपने क्या करा, आपने उस पिस्टन के ऊपर से थोड़ा सा वजन घटाया
वज़न घटने की वजह से इसका प्रेशर कम होगा और ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। जब ये ऊपर उठेगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर भी गिरेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर तो घटता है, प्रेशर घटने से टेम्परेचर भी घटता है, कम होता है। लेकिन उस सूरत में हमने नीचे हीट रिजर्वियर रखा हुआ है जिससे हम उतनी मिकदार की हीट दोबारा ले लेंगे और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर देंगे। तो लिहाजा इस पूरे में यही बात की गई है कि जो वॉल एंड सिलेंडर है, पिस्टन है, ये सब इंसुलेटिंग है, यहाँ से हीट अंदर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ उसका जो बेस है वहाँ से हीट अंदर एंटर होगी। और द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ हीट रिजर्वियर, टेम्परेचर T1। हीट रिजर्वियर हॉट बॉडी कहलाती है, उसका टेम्परेचर T1 कहलाता है, यानी हम वो टेम्परेचर दोबारा उससे रिस्टोर कर लेंगे जो टेम्परेचर कम हो जाएगा। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड बाय डिक्रीजिंग द लोड। वजन कम करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा। और सिमिलरली जो बात मैंने बताई वो आप वर्डिंग को पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी क्या द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज मेंटेन। उसको मेंटेन किया जाता है बाय सप्लाइंग सम हीट एनर्जी टू द सिस्टम फ्रॉम हीट रिजर्वियर। हीट की कमी हो जाएगी तो हीट ले लेंगे। अच्छा, सो सच एन एक्सपेंशन इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें आप ये देखेंगे कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो है। उसकी वजह ये है कि शुरुआत में जो एनर्जी थी इख्तिताम पे भी वही एनर्जी है, ड्यूरिंग द प्रोसेस उसमें पहले कमी आई थी बट वो हमने हीट सोर्स से हीट लेके पूरी कर दी। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करोगे तो डेल यू ज़ीरो रखोगे, तो डेल क्यू बराबर आएगा डेल डब्ल्यू के। इसका मतलब है हम ये बोलेंगे कि जितना हमने हीट लिया उस सारी की सारी हीट से वर्क परफॉर्म हो गया और इंटरनल एनर्जी का कोई लॉस नहीं आया। तो ये वो वाहिद प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आपको मैक्सिमम वर्क मिलता है। ये एमसीक्यूज में भी बात है, आपके पास आएगी अभी। So above result show that in isothermal process heat energy given to system is converted all into doing some work। यही काम एक्सपेंशन के अलावा कॉन्ट्रैक्शन में भी करेंगे कि आपने इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। पिस्टन के ऊपर जो लोड है वो 1 से 2 कर देने हैं तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा, टेम्परेचर इस सूरत में बढ़ जाता है। लेकिन हमने रखा हुआ है कोल्ड रिजर्वियर, तो टेम्परेचर बढ़ने से जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उस अमाउंट का टेम्परेचर, उस अमाउंट का हीट हम कोल्ड रिजर्वियर जिसका टेम्परेचर T2 होता है उसको रिजेक्ट कर देंगे, सिंक करा देंगे और हम दोबारा अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। ऐसे में जो वर्क होगा उसको आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये वो वर्क है जो ऑन द सिस्टम कहलाता है, हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। जबकि एक्सपेंशन वाला जो भी हमने वर्क किया था उसको बाय द सिस्टम वर्क करते हैं, जो पॉजिटिव वर्क होता है। अब ऐसे में आपने क्या कहना है कि ऐसे में मैथमेटिकली जो आपने हीट, मैथमेटिकली क्या बन रहा है, मैथमेटिकली ऐसे बन रहा है कि माइनस डेल क्यू इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। इसका मतलब ये है कि वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है और जो इजाफी एनर्जी ऐड हो गई है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। सो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू, यहाँ पे भी मैक्सिमम वर्क मिलता है। और ऐसे में जो ग्राफ हम बनाते हैं उसको आइसोथर्म कहते हैं। यहाँ कर्व ग्राफ बनता है इन्वर्स रिलेशन का कि पहले प्रेशर P1 था, फिर घट के P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो द कर्व इज ऑब्टेन्ड एंड दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। ठीक है बेटा, अच्छा जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैं तो कंटिन्यूस चला रहा हूँ ना, आप वक्फा ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो को बार बार रिवर्स बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हैं। सॉरी, ये गाड़ी नहीं थी जिसको मैं रिवर्स करवा रहा था, ये वीडियो थी और आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपने अगले टॉपिक के ऊपर और अगला टॉपिक आपका है कि आपने कहना है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को इस्तेमाल करके टू आइसोथर्म में आपने साबित करना है Cp माइनस Cv बराबर है R के। अब सुनो पहले Cp क्या है। यहाँ C का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। किसी भी गैस जो कि एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में मौजूद है, जब आप उसको हीट करते हो तो आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसके प्रेशर को मेंटेन रखो। प्रेशर मेंटेन रखने का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट रखना, जिस सूरत में पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर तो आप बढ़ा रहे हो बट प्रेशर को आप, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाता जाएगा जगह बनती जाएगी, प्रेशर रिड्यूस होकर मेंटेन होता जाएगा। ऐसे में आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज साथ के साथ पिस्टन पे वर्क भी हो रहा है, तो हीट
टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि अगर मैं कहूँ कि आप पिस्टन को फिक्स कर दो और फिर आप हीट करो तो पिस्टन तो फिक्स है, तो जितना एनर्जी आप दे रहे हो वो डायरेक्ट आपकी गैस के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो ऐसे में थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी और गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, इसीलिए Cp बड़ा होता है Cv से। तो जब भी आप Cp और Cv का रेशो लेंगे हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ये वाली बात अभी MCQs में आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आपने साबित करना है कि Cp में से Cv को माइनस करोगे तो हमेशा आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। आ जाओ इस सवाल को साबित करते हैं। इसने बोला है 2 आइसोथर्म का इस्तेमाल करो, तो ये रहे हमारे 2 आइसोथर्म, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का T2 है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमने करना ये है कि ग्राफ आपको, ये डायग्राम आपको ये समझा रहा है कि आपने एक सिस्टम पे 2 तरीक़ों से वर्क करना है। एक बार A से B जाना है, एक बार A से C जाना है। A से B जाने वाला जो रास्ता है वो कांस्टेंट प्रेशर पाथ है, यानी आप पिस्टन पे वर्क करोगे, प्रेशर को मेंटेन रखते हुए चलोगे, प्रेशर P1 से P1 रहेगा, वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। और A से C वाला पाथ ये है कि वहाँ प्रेशर बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब है वहाँ कोई वर्क ही परफॉर्म नहीं होगा, और ऐसी सूरत में एनर्जी थोड़ी सी भी देंगे तो टेम्परेचर फ़ौरन बढ़ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 2 आइसोथर्म, इस कर्व को ही आइसोथर्म कहते हैं, 2 अलग अलग आइसोथर्म लिए T1 और T2 टेम्परेचर पे। आपने मान लिया गैस की 2 स्टेट है, एक A जिसकी टेम्परेचर T1 है और दूसरी स्टेट है एक हायर स्टेट जिस पे वो टेम्परेचर T2 पे पहुंच जाएगा जो कि B होगी। सही है। अच्छा, फॉर दिस पर्पस देयर आर 2 पाथ, 2 रास्ते हैं, एक A से B पे जाना, एक A से C पे जाना। जब आप A से B वाले पाथ की बात करते हो तो कांस्टेंट प्रेशर पाथ है। A से B आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट प्रेशर पाथ है। इसमें आप जो जब आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा जाएगा, होता जाएगा। उसकी वजह यह है कि वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ता जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा फ्रॉम ऑफ गैस टू V2 फ्रॉम V1 से V2 हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम V डेल V कहलाएगा। इसी तरह जो पिस्टन पे वर्क होगा जिसको बोलेंगे बाय द गैस, जब भी एक्सपेंशन होती है उसको बाय द गैस बोलते हैं, यानी बाय द सिस्टम, ये होगा डेल W इक्वल टू P डेल V। अच्छा, नतीजतन क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, तो फिर टेम्परेचर का जो चेंज होगा वो T2 माइनस T1 होगा। अच्छा, अब टेम्परेचर भी यहाँ बढ़ गया बट प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट चलता रहेगा बिकॉज जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाता जाएगा तो प्रेशर अपने आप ही रिड्यूस होता जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस, सबसे पहले वो क्या काम करेगी, वो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसको चेंज करेगी और फिर वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर वर्क परफॉर्म करेगी, जो एक नॉर्मल थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क होता है। अच्छा, अब ऐसे में आप थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे तो बेटा डेल क्यू के साथ में P लिखूंगा। उसकी वजह ये है कि जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक कांस्टेंट प्रेशर है, बराबर में डेल U है, फिर डेल W है। अब यहाँ मैंने आपको एक बात बतानी है कि डेल क्यू पी क्या चीज़ होती है। डेल क्यू का मतलब है डेल क्यू का मतलब है वो हीट जो हम गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हर सब्सटेंस को एक मखसूस अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की जाती है कि उसके टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है। अच्छा, सॉलिड या लिक्विड के लिए जो मखसूस हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं उनके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन ये बात अगर मैं गैसेस की नहीं करूँगा ना तो उसको मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोलूँगा, उसको मैं मोलर हीट कैपेसिटी बोलूँगा। और उसके लिए मैं सिंबल इस्तेमाल करूँगा C का। यहाँ C का सिंबल क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा डेल क्यू एनर्जी हीट, इसका फॉर्मूला बनेगा NC डेल T। लेकिन अगर ये गैसेस नहीं होती, ये लिक्विड या सॉलिड होता तो फिर वो फॉर्मूला बनता है डेल Q इक्वल टू MC डेल T। अच्छा, अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल क्यू पी इक्वल टू NCP डेल T। और डेल W का मतलब है वर्क, तो वर्क हम ऊपर भी ड्राइव कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक वर्क P डेल V कहलाता है। तो आपने डेल क्यू पी की जगह रख दिया NCP डेल T और डेल W की जगह रख दिया आपने P डेल V। उसके बाद आपने बोला कि आपको पता है कि आइडियल गैस लॉ से PV बराबर होता है nRT के। जब PV है तो आपको पता
पता है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा P डेल V, और बराबर में NR कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, दैट सी बात है। तो हो जाएगा डेल T। तो अब बेटा जहाँ ऊपर लिखा हुआ था यहाँ P डेल V, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी NCP डेल T इक्वल टू डेल U प्लस NR डेल T। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ हुआ काम नहीं ख़त्म, आधा हुआ है। अगला काम ये है कि आपने A टू C वाला पाथ डिस्कस करना है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ गैस डज नॉट चेंज। ओके, सो वॉल्यूम ज़ीरो, जब वॉल्यूम ज़ीरो है तो वर्क परफॉर्म ही नहीं होगा। वर्क क्योंकि पिस्टन ऊपर जा ही नहीं रहा, वो लॉक हो गया है, फिक्स हो गया है, सो डेल डब्ल्यू ज़ीरो। सो नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे वो क्या करेगी? उस गिवन अमाउंट ऑफ हीट से गैस डज नथिंग, गैस कुछ नहीं करेगी बट ओनली चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी, लेकिन सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगी, अपने पास सेविंग कर लेगी, लेकिन ख़र्चा नहीं कर सकती बिकॉज पिस्टन फिक्स है। सो मैथमेटिकली आप इसको डेल क्यू वी लिखेंगे इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, इस तरह से अगले स्टेप क्या होगा कि जहाँ डेल क्यू वी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू था तो बेटा डेल डब्ल्यू की जगह वर्क ज़ीरो आ जाएगा, और आपको पता है कि डेल क्यू वी एक वो एनर्जी है जो बराबर होगी एन सी डेल टी के, तो यहाँ आ जाएगा एन सी वी डेल टी इक्वल टू डेल यू। अब ये डेल यू का फॉर्मूला जिसको इक्वेशन नंबर 3 कहा जा रहा है, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 से, और कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ गई? इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ आपको ये डेल यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं इस डेल यू की जगह पे पुट कर दूंगा क्या? जो मुझे यहाँ मिला है, क्या मिला है मुझे? यहाँ मिला है एन सी वी डेल टी। तो आपका फॉर्मूला बनेगा एन सी पी डेल टी इक्वल्स टू एन सी वी डेल टी प्लस एन आर डेल टी। दोनों में से आप राइट साइड पे एन डेल टी कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? सी पी प्लस आर, सी वी प्लस आर। दोनों साइड से एन डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, और आप सी वी को माइनस करा देंगे। सी पी में से याद रखना सी पी बड़ा होता है, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, और ये आपका प्रूव हो जाएगा। एंड दैट्स इट।